नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल एग्रीकल्चर ट्रिक्स बाय एनके में हार्दिक स्वागत करते हैं। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि एग्रीकल्चर से रिगार्डिंग कोई भी अपडेट वगैरह आते हैं तो हम आप लोगों को वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड करवाते रहते हैं। तो अपन ने एक सीरीज़ चालू कर रखी थी जीरो टू हीरो सीरीज़। कौन सी? जीरो टू हीरो सीरीज़, जिसके अंतर्गत अपन ने पहले अध्याय का अध्ययन किया था, जिसके अंतर्गत आप लोगों को अपन ने क्या क्या पढ़ा था। अगर मैं बात करूँ कि जो भारत था, आपके भारत के जो इतिहास है, यानी कि कृषि का इतिहास था भारत के अंतर्गत, उसकी बात की थी, उसकी शाखाओं की बात की थी, उसके महत्व की बात की थी और उसके क्षेत्रों की बात की थी। इसके अलावा मैं बात करूँ कि जो आपके IRI है उसकी इस्टेब्लिश्ड की बात की थी। इसके अलावा जो भी ब्रांचेज वगैरह हैं एग्रीकल्चर की, सस्य विज्ञान हुआ, उद्यान विज्ञान हुआ, या मधुमक्खी पालन हुआ, मछली पालन हुआ, रेशम कीट पालन हुआ, लाख उत्पादन हुआ, इन सब चीज़ों की अपन ने फर्स्ट चैप्टर में बात की थी और उसको अच्छे से समझने की कोशिश की थी। फिर नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया था अपन ने, वो क्या था? वेदर एंड क्लाइमेट। तो जिसको कि आसान भाषा के अंतर्गत अपन ने समझा था कि वेदर किसे कहते हैं, जो कम समय के लिए होता है उसे अपन वेदर कह रहे थे, और क्लाइमेट जो लॉन्ग टाइम का ड्यूरेशन होती है, जो आपके फिनोमिना होता है एटमॉस्फेयर के अंतर्गत लॉन्ग समय के लिए या लंबे समय का होता है, उसे ही अपन क्या कह रहे थे? क्लाइमेट कह रहे थे। तो इसको अपन ने अच्छे से पढ़ लिया था। तो आज का टॉपिक है, उसे अपन स्टार्ट करते हैं। तो उससे पहले मैं बता दूं आप लोगों को कि अपन ने लास्ट टाइम पे एक टेबल पढ़ी थी, अगर आप लोगों को याद आ रहा हो तो, या अपनी क्लास को वापस जाके देख सकते हो पिछले प्रीवियस वीडियो के अंतर्गत, कि अपन ने उसके अंतर्गत पढ़ा था कि जो आपके शीत ऋतु वाली फसलें हैं और ग्रीष्म ऋतु वाली फसलें हैं उसके लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर क्या चाहिए। तो शीत ऋतु के लिए मैंने आप लोगों को बताया था कि 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड, 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड जो आपकी शीत ऋतु वाली फसलें थी उनके लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर चाहिए होता है, और ग्रीष्म ऋतु वाली फसलों के लिए जो ऑप्टिमम टेम्परेचर था वो आपका लगभग 30 से 38 डिग्री सेंटीग्रेड था, है ना। और बाकी मिनिमम मैक्सिमम की बात करूँ तो आपका मैक्सिमम मैंने आप शीत वाले के लिए बताया था 30 से 38, और जो आपकी ग्रीष्म ऋतु वाली फसलें थी उनके लिए मैक्सिमम टेम्परेचर था आपका 45 से 50। तो जो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जो ऑप्टिमम टेम्परेचर था जो आपको ध्यान रखना है 25 से 30 और 30 से 38, ये दोनों आप लोगों को ध्यान रखना है। और अब अपन बात करते हैं जितने भी फिनोमिना की अपन ने बात की थी पिछली क्लास के अंतर्गत, टेम्परेचर हो गया, ह्यूमिडिटी हो गया, है ना, क्लाउड्स वगैरह हो गए, और भी 7 जो फैक्टर थे उन सभी की अपन ने बात की थी। लेकिन आज का विदाउट किसी टाइम वेस्ट के अपन उस चीज़ को रिवाइज किए हुए आगे के चैप्टर की ओर बढ़ते हैं, इसको कंटिन्यू करते हैं ताकि अपन इस चैप्टर को जल्दी से ख़त्म कर सकें। चलिए, अपन ने पीछे मोटा मोटा पढ़ लिया था। अब मैं बात करूँ कि आज अपन बात करेंगे कि कृषि के अंतर्गत, जो कृषि के अंतर्गत आपके मौसम का, तापमान का, आर्द्रता का प्रभाव था उसकी बात की थी। लेकिन अब स्पेसिफिक एक एक चीज़ों की बात करूंगा कि आज किस किस की बात करने वाले हैं। तो टेम्परेचर की, कि तापमान है वो अपनी कृषि को कैसे प्रभावित करता है, ह्यूमिडिटी है वो अपनी कृषि को कैसे प्रभावित करती है, और क्लाउड्स है या फिर आपके फ्रोस्ट है या ओस हो गया, पाला हो गया, है ना, ये चीज़ें हैं, वर्षा वगैरह हो गया, ओस वगैरह हो गया, पाला वगैरह हो गया, ये कैसे इफेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे मोटा मोटा आपको आइडिया लग रहा होगा कि अगर टेम्परेचर होगा, टेम्परेचर की वजह से फसल की वृद्धि और विकास के ऊपर इफेक्ट पड़ता है। अगर ह्यूमिडिटी होगी तो जल संबंधी क्रियाओं पर इफेक्ट पड़ता है, परागण की क्रिया भी प्रभावित होती है और रोगों का प्रकोप भी बढ़ने का आशंका रहती है। इसके अलावा अगर वर्षा होगी तो उससे जल उपलब्धता के अंतर्गत फायदा होगा, ओस होती है तो क्या देखने को मिलेगा, पाला होगा तो उसके क्या दुष्प्रभाव होंगे और उनको अपन कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो अब मुख्य मुख्य टॉपिकों को पहले आपको मोटा मोटा आइडिया दे देता हूं कि अपन आज क्या सीखेंगे। तो पहली बात तो ये कि तापमान का कृषि पर क्या प्रभाव है, क्या सीखेंगे अपन कि तापमान का कृषि पर क्या प्रभाव है। दूसरा, न्यूनतम व अधिकतम तापमान कितना होना चाहिए। तापमान का जैविक क्रियाओं एवं प्रकाश संश्लेषण पर क्या प्रभाव पड़ता है तापमान का। बात करें कि वायुमंडलीय आर्द्रता तथा रिलेटिव ह्यूमिडिटी है उसका क्रॉप के ऊपर या फसल के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है। संघनन, जैसे कि आप लोगों के ओस हो गया, कोहरा हो गया, धुंध हो गया, पाला हो गया, है ना, ये सब चीज़ें क्रॉप को कैसे प्रभावित करती है। इसके साथ ही जो बादल हैं वो अपनी फसल के ऊपर क्या प्रभाव डालते हैं, इनके अपन टॉपिक वाइज एक एक टॉपिक वाइज अपन इनको समझते हुए चलेंगे। तो चलिए, अब पहला टॉपिक आता है अपने पास के अंतर्गत कि तापमान का कृषि पर प्रभाव। क्या कि तापमान का कृषि पर प्रभाव, तो मैं बताऊं कि आप लोगों को प्रत्येक यानी कि कोई भी क्रिया हो कृषि की तो तापमान से क्या होगी, आपकी प्रभावित होगी। चाहे मैं आपकी बात करूं कि आपके जो सबसे मेन चीज़ आती है, चाहे अंकुरण ले लो, अगर बीज का अंकुरण होगा तो उसके ऊपर भी तापमान का इफेक्ट पड़ता है। इसके अलावा वृद्धि की बात करूँ, अगर पौधे की वृद्धि हो रही है तो उसके ऊपर भी तापमान का इफेक्ट पड़ता है। पुष्पन क्रिया के ऊपर भी पड़ता है, जिसके आधार पर अपन ने लॉन्ग डे, शॉर्ट डे और डे न्यूट्रल प्लांट और इंटरमीडिएट प्लांट की बात की थी। तो वो भी किसके आधार पर थी, तापमान के आधार पर ही थी, तो उसका भी अपने इफेक्ट पड़ेगा। इसके अलावा दाना भरना, कई बार टेम्परेचर की वजह से बालियाँ हैं वो खाली रह जाती हैं, तो उसके ऊपर भी तापमान का क्या पड़ता है, इफेक्ट पड़ता है। और पकने के अंतर्गत क्या क्या समस्याएं आती हैं, इनके भी अपन इनके अंतर्गत
बात करने वाले हैं कि ये सभी फैक्टर्स हैं, ये इफ़ेक्ट होते हैं किससे, आपके तापमान से होते हैं, टेम्परेचर से होते हैं। अब मैं बात करूँ कि इसके अंतर्गत पहली चीज़ आती है अंकुरण। अंकुरण के अंतर्गत कैसे इफ़ेक्ट करता है सर? बात करें कि आपके बीज क्या करेंगे कि बीज के जमने या फिर उगने के टाइम पे बढ़ने में अगर तापमान ज़्यादा है तो वो जर्मिनेट नहीं हो पाएगा। अगर मैं बात करूँ उसकी वर्दी है, ये पत्तियाँ हैं, तना है, जड़ है, अगर तापमान ज़्यादा होगा तो वो भी क्या होगा, वर्दी अच्छे से नहीं हो पाएगी, पुष्पन की क्रिया भी अच्छे से नहीं हो पाएगी और आपकी उपज के अंतर्गत भी काफ़ी इफेक्ट देखने को मिलेगा। चलिए अब बात करते हैं कि आप लोगों के सामने कुछ टेम्परेचर्स दिए गए हैं कि यह कैसे इफ़ेक्ट डालते हैं। तो मैं बात करूं कि फसल के लिए जो न्यूनतम टेम्परेचर होता है शीतकालीन फसलों के लिए होता है वो 0 से 5 डिग्री होता है, तो अपन ने बात कर ली थी। इसके अलावा इष्टतम तापमान की अगर मैं बात करूं तो इष्टतम तापमान चाहिए उनको 25 से 30 डिग्री। ये मैंने आपको बताया था कि जो शीतकालीन फसलें होंगी उनके लिए उपयुक्त तापमान होगा वो 25 से 30 होगा, और 30 से 35 मैंने आप लोगों को 30 से 38 किसका बताया था, वो आपको ग्रीष्मकालीन जो फसलें होती हैं उनके लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है। अगर मैं बात करूँ अधिकतम, अगर मैक्सिमम शीतकालीन फसलों के लिए अगर बात की जाए तो मैक्सिमम टेम्परेचर होता है वो 30 से 38 डिग्री होता है ना। इसका विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं अपने टॉपिक के ऊपर कि अब बात करें कि जो आपका तापमान है वो कृषि के ऊपर इफेक्ट तो डाल रहा है। वो क्या कर रहा है, जो आप लोगों के तापमान है उसकी, यानी कि अगर कम तापमान मिला तो जर्मिनेशन अच्छे से नहीं होगा, पौधा ग्रो अच्छे से नहीं कर पाएगा, जड़ें अच्छे से नहीं बनेगी, अपने को बीज अच्छे से नहीं बनेंगे, तो ये इफेक्ट देखने को मिलेगा। और अब बात करें कि पहला ही टॉपिक आता है अपन जैविक क्रिया कि तापमान का जैविक क्रियाओं के ऊपर क्या क्या इफेक्ट पड़ता है। तो अगर मैं इसकी बात करूं कि इसके ऊपर क्या क्या प्रभाव पड़ता है, तो एक निश्चित सीमा तक तापमान बढ़ने पर जैविक क्रियाओं की गति बढ़ती है। यानी कि एक निश्चित तापमान होता है ना, तब तक तो जैविक क्रियाओं की क्रियाशीलता क्या होगी, बढ़ेगी। लेकिन उससे भी ज़्यादा टेम्परेचर हो गया तो जैविक क्रियाओं की क्रियाशीलता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और एक टेम्परेचर से कम रहेगा, यानी कि ऑप्टिमम टेम्परेचर से भी कम रहेगा, तभी भी क्रियाशीलता इनकी क्या हो जाएगी, जैविक क्रियाओं की कम हो जाएगी। अब इसके अंतर्गत सबसे शानदार चीज़ है वो याद ध्यान रखना कि सामान्यतः कोई भी निश्चित सीमा तक अगर अपन कोई भी तापमान बढ़ा रहे हैं तो उसके साथ क्या होगी, क्रियाशीलता यानी कि जैविक क्रियाएं होंगी वो क्या होंगी, आपकी इंक्रीज होगी। ध्यान रखना क्या होगी, इंक्रीज होगी। लेकिन अगर उससे ज़्यादा निश्चित तापमान से अगर ज़्यादा बढ़ा रहे हैं तो उसके अंतर्गत उसकी क्रियाशीलता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, न्यूनतम हो जाएगी। इष्टतम तापमान ऑप्टिमम टेम्परेचर जो ऊपर मैं बता ही चुका हूँ आप लोगों को कि 25 से 30 चाहिए शीतकालीन फसलों के लिए, और ग्रीष्मकालीन फसलों के लिए 30 से 38 डिग्री सेंटीग्रेड चाहिए। तो न्यूनतम हुआ, अधिकतम हुआ या इष्टतम हुआ, ये आधारभूत बिंदु है किसके, तो आपको तापमान जो प्रभावित करते हैं कृषि को। चलिए अब वर्दी को प्रभावित करने वाले कारक आए, उनकी अगर अपन ने बात की तो वर्दी को प्रभावित करने वाले कारकों में सबसे पहला कारक आता है जैविक कारक। तो जैविक कारक कैसे प्रभावित होते हैं, टेम्परेचर से। तो कोई भी निश्चित समय के अंतर्गत अगर तापमान बढ़ने के साथ जैविक क्रियाएं क्या होती है, बढ़ती है। लेकिन उससे ज़्यादा ऊपर बढ़ते ही उसकी क्रिया के अंतर्गत क्या हो जाएगी, कमी आ जाएगी। इस परास को लगभग यानी कि तापमान में प्रति 10 डिग्री सेंटीग्रेड की बढ़ोतरी अगर होती है, क्या कि 10 डिग्री सेंटीग्रेड की बढ़ोतरी के साथ में जैविक क्रियाएं क्या होती है, दुगनी तेजी से अधिक हो जाती है। अगर 10 डिग्री सेंटीग्रेड अगर बढ़ रही है तो उसके अंतर्गत क्या होगा कि आपकी वृद्धि क्या होगी, अधिक होगी। किनकी, जैविक क्रियाएं हैं वो क्या हो जाएगी, आपकी बढ़ जाएगी। लेकिन एक सीमा के बाद में टेम्परेचर अगर बढ़ने के साथ साथ में वृद्धि क्रियाएं तो होगी, लेकिन एक सीमा के बाद में वापस ये क्या होने लग जाती है, कम होने लग जाती है। क्या होने लग जाती है, डिक्रीज होने लग जाती है। तो इसे ही यानी कि अगर 10 डिग्री सेंटीग्रेड अगर बढ़ रही है उसके साथ ही दुगनी तेजी से अगर आप लोगों के जो जैविक क्रियाएं बढ़ रही है, इसी को आपके Q10 कहा गया है। क्या कहा गया है, जो आपका टेम्परेचर क्वांटेंट है उसे अपन किस नाम से, किससे मेजर करते हैं, Q10 से। तो ये ध्यान रखना, आने वाले टाइम पे पूछा जा सकता है कि Q10 है वो क्या है, कि अगर बात करें कि किसी भी आपके सामान्यतः किसी भी जगह के अंतर्गत अगर तापमान के अंतर्गत 10 डिग्री सेंटीग्रेड अगर बढ़ता है और उसके साथ जैविक क्रियाएं भी अगर बढ़ती है तो उसे ही अपन Q10 कहते हैं। क्या कहते हैं, Q10 कहते हैं। ये आने वाले समय के अंतर्गत आपको पूछा जा सकता है, तो ध्यान रखना। तो अब बात करें कि Q10 क्या कहलाता है, क्या है। तो अब लिखा हुआ है कि तापमान में
10 डिग्री सेंटीग्रेड अगर वृद्धि पर जैविक क्रियाएं गति कितनी बदलती है, यानी कि ये दुगनी तेजी से हुआ है, इनकी वृद्धि में क्या चेंजिंग आ रहा है, उसे अपन क्या कहते हैं, Q10 कहते हैं। Q10 का आसान याद करने का तरीका क्या है कि 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाएंगे, क्रिया की गतिशीलता लगभग क्या हो जाएगी आपकी, डबल हो जाएगी या अधिक हो जाएगी। और एक सीमा के बाद में वह क्या हो जाएगा, तापमान में क्या हो जाएगा, तापमान तो बढ़ेगा, लेकिन एक समय के बाद में अगर तापमान बढ़ता ही रहा तो क्रिया क्या करने लग जाएगी, आपकी घटने लग जाएगी। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि जैविक क्रियाओं का क्या इफेक्ट पड़ता है। अब दूसरा पॉइंट दिया गया है, ये एक एक पॉइंट आपके एनसीईआरटी में दिए गए हैं, आप अच्छे से देख लीजिएगा। ये एक एक पॉइंट जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ वो एनसीईआरटी से लेके पढ़ा रहा हूँ, एनसीईआरटी के अंदर सब पॉइंट दिए गए हैं। अब बात करें कि चलो कि नेक्स्ट आता है कि CO2 का जो आपके CO2 है उसे अपटेक करने का, यानी कि जो CO2 को अपटेक करती है तो तापमान का क्या इफेक्ट पड़ता है। तो अब इसके अंतर्गत होता क्या है दोस्तों, ये ध्यान रखना कि एक निश्चित सीमा तक, क्या एक निश्चित सीमा के अंतर्गत अगर एक निश्चित सीमा के अंतर्गत तापमान के साथ अगर CO2 का जो अपटेक है वो क्या होता है, बढ़ता है, क्या होगा, बढ़ेगा। कहाँ तक, एक निश्चित सीमा तक। ध्यान रखना है, इसको वापस दोबारा गौर से सुनिएगा। अगर एक निश्चित सीमा होगी वहाँ तक आप लोगों के क्या करेंगे, आपके पीछे ये आपके डायग्राम दिया गया है, काफ़ी अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा। एक निश्चित समय तक अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है तो वहाँ तक CO2 का अपटेक क्या होगा, बढ़ेगा। लेकिन तत्पश्चात अगर तापमान बढ़ने पर यह कम होने लगता है, लेकिन अगर ऐसे ऐसे अपटेक तो बढ़ रहा है, लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा कि धीरे धीरे ये क्या होने लग जाएगा, डिक्रीज होने लग जाएगा। क्या होने लग जाएगा, धीरे धीरे क्या होने लग जाएगा, कम होने लग जाएगा। इसके द्वारा पौधे का क्या होगा, अधिकतम तापमान पर जो आपके रंध्र होते हैं पौधे के, क्या रंध्र स्ट्रोमेटा होते हैं, वो उनके मध्य जो मेसोफिल सेकेंड होता है उसके प्रतिरोध के कारण CO2 क्या ग्रहण करना क्या कर देगा, आपके कम कर देगा। क्या कर देगा, आपके कम कर देगा। तो इस चीज़ को आप बहुत ही आसान तरीके से, जो आसान भाषा है उसको समझने की कोशिश कीजिएगा कि आपके तापमान में बढ़ोतरी होती है तो एक सीमा तक आपके CO2 का अपटेक क्या करेगा, इंक्रीज होगा। क्या होगा, इंक्रीज होगा। देखो आप लोगों के जो पैराग्राफ है ना, पूरे पैराग्राफ दिए गए उसे एक लाइन में ही समझाया गया है एकदम शॉर्ट तरीके से कि तापमान में बढ़ोतरी होगी तो एक सीमा तक अपटेक क्या होगा, CO2 का अपटेक इंक्रीज होगा। लेकिन यह तापमान के साथ साथ में फिर इंक्रीज होता ही नहीं रहेगा, लेकिन अगर तापमान में बदलाव नहीं हुआ तो फिर एक समय के बाद में यह तापमान में क्या आ जाएगी, गिरावट आ जाएगी। क्या आ जाएगी, गिरावट आ जाएगी। अब बात करें कि क्यों घटता है, अब ये गिरावट क्यों आई, क्योंकि अधिक तापमान पर जो आपके रंध्र हैं या जो आप लोगों के पत्तियों के अंतर्गत स्टोमेटा पाए जाते हैं तो मेसोफिल सेकंड, कौन सा, मेसोफिल सेकंड के प्रतिरोध बढ़ने से CO2 का अपटेक क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। CO2 का अपटेक कम होने लगता है, किसकी वजह से, तापमान की वजह से। क्या, तापमान की वजह से। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब CO2 का अपटेक की ऑप्टिमम सीमा होती है, यानी कि CO2 को भी अपटेक करने की एक क्या होती है, ऑप्टिमम सीमा होती है, जहां तक ही पौधा CO2 को क्या करेगा, ग्रहण कर सकता है। और यह आप लोगों को काफ़ी आसान तरीके से समझाया गया था यहाँ पे डायग्राम के तरीके से। स्टार्ट के अंदर धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ा और CO2 का अपटेक बढ़ रहा है और यहाँ पे जाते जाते आपका क्या हो गया, मैक्सिमम हो गया। लेकिन उसके बाद में वापस अगर टेम्परेचर में इंक्रीज आ रहा है ना, बहुत अधिक, ये देखो टेम्परेचर कम था फिर अधिक हुआ, इष्टतम हुआ, फिर और ज़्यादा बढ़ा, फिर और ज़्यादा बहुत अधिक हो गया। अधिक होने के बाद में अपटेक क्या हो गया, धीरे धीरे रेड की ओर आ गया, यानी कि आपका ख़त्म हो गया। तो ये ध्यान रखना कि एक निश्चित समय के लिए ही आप लोगों के अपटेक बढ़ता है, फिर उसके बाद में क्या हो जाता है, कम हो जाता है। और ये इफेक्ट कैसे डालता है कि अधिक तापमान होगा तो उसकी जो पर्णरंध्र है, या फिर मैं बात करूँ कि जो लीफ के स्टोमेटा है उसका मेसोफिल सेकेंड होता है, वो प्रतिरोध करने लगता है और उसके कारण जो CO2 का अपटेक है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। अब बात करें कि तापमान का, यह जो आप लोगों के सामने दिया गया है टेम्परेचर है, उसका एंजाइम व प्रकाश संश्लेषण पे क्या प्रभाव होता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसका ध्यान रखना है ना, कि इसके अंतर्गत क्या होगा कि प्रकाश संश्लेषण और आपके एंजाइमों पर क्या फर्क पड़ता है। तो पहले मैं आप लोगों के जो आपके एंजाइम है उसकी एक्टिविटीज़ बता देता हूँ कि उसके एक्टिविटीज़ पे क्या प्रभाव पड़ता है। तो इसके अंतर्गत होगा क्या, एंजाइम की एक्टिविटीज़ के ऊपर कि कार्बन यौगिकों के अपघटन में एंजाइमों की सक्रियता तापमान बढ़ने के साथ एक सीमा तक बढ़ती है। वही चीज़ कि अगर कोई भी एंजाइम वगैरह है वो एक्टिव होगा या वो क्रिया करेगा तो वो एक निश्चित समय तक ही क्या करेगा, काम करेगा। लेकिन अगर टेम्परेचर उससे ज़्यादा हो गया तो जो आपके एंजाइम है वो भी क्या होने लग जाते हैं, डिस्ट्रॉय होने लग जाते हैं।
जाते हैं, यानी कि वो भी गिरने लग जाएंगे, तो आपकी जो क्रिया है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो आप ध्यान रखना, एंजाइम एक्टिविटीज़ के अंदर मुझे मुख्यतः एग्जाम्पल पूछा जाता है, वो आपके पूछा जाएगा जो भी किण्वक कार्य हो गए है ना, तो वो पूछा जाता है आप लोगों के। तो वो ध्यान रखना कि एंजाइम की एक्टिविटी एक निश्चित मात्रा तक, यानी कि जो निश्चित टेम्परेचर होगा वहाँ तक तो कार्बनिक यौगिकों के अवगठन में महत्वपूर्ण ये आपके फर्मेंटेशन में या किण्वकों के द्वारा या एंजाइम्सों के द्वारा सक्रिय तापमान पर तो बढ़ेगा, लेकिन एक समय के बाद में वापस वो क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। अब दूसरी मैं बात करूँ कि फोटोसिंथेसिस के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है, तो फोटोसिंथेसिस के अंतर्गत क्या होता है कि एक निश्चित सीमा तक ही तापमान बढ़ने पर साथ साथ प्रकाश संश्लेषण की दर में क्या होगी, वृद्धि होगी। वही सेम चीज़ है। अगर मैं बात करूँ कि आपके सामने ये डायग्राम देता हूँ कि एक निश्चित एरिया के अंतर्गत अब क्या होगा, धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो एक निश्चित दर के साथ में तो वृद्धि होगी, लेकिन अगर उससे ज़्यादा अगर टेम्परेचर चला गया तो धीरे धीरे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया भी क्या हो जाएगी, आपकी कम हो जाएगी। अगर मैं बात करूँ कि इसका जो आपका ग्राफ बनेगा वो किस शेप में बनेगा, बेल शेप में बनेगा, ऐसे कि एक निश्चित टाइम तक तो बढ़ेगी, लेकिन फिर उसके बाद में वापस डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ पे इंक्रीज होगी, फिर वापस डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया भी। अब इसके अंतर्गत काफ़ी शानदार आसान भाषण दिए गए। एक सीमा तक तापमान बढ़ने पर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया बढ़ती है, बहुत अधिक तापमान पर यह क्रिया क्या हो जाती है, वापस घटना स्टार्ट हो जाती है। क्या हो जाती है, स्टार्ट हो जाती है। अगर मैं बात करूँ, एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा कि जैसे कि लगभग अगर अपन बात करें कि 30 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक तापमान पर अपर्याप्त CO2 और आप प्रकाश की दर कम होने लगती है, यानी कि अगर 30 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा तापमान हो गया ना, तो वहाँ से आपके CO2 का अपटेक भी थोड़ा सा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। उसके साथ ही जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है उसमें भी क्या आने लग जाती है, थोड़ी कमी आने लग जाती है। जबकि अधिकतम तापमान के साथ में पौधों क्या करते हैं कि शोषण की दर बढ़ती रहती है, और इस शुद्धता प्रकाश संश्लेषण के अंतर्गत जो नेट फोटोसिंथेसिस है वो क्या होता है, प्रभावित होता है, और फसल के अंतर्गत उत्पादन में भी क्या देखने को मिलेगी, कमी देखने को मिलेगी। तो इससे आप लोगों को क्या समझ में आया कि 30 डिग्री अगर सेंटीग्रेड तापमान है और वहाँ पर अपर्याप्त CO2 है, यानी कि CO2 उनको पर्याप्त मात्रा में मिल नहीं रही है। तो मैंने ऊपर भी बताया था कि एक CO2 भी अपटेक करने का एक निश्चित टेम्परेचर होता है। अगर CO2 पर्याप्त नहीं मिल पाएगी तो उससे प्रकाश संश्लेषण की दर के अंतर्गत क्या होगा, कमी आने लगेगी। और अगर अधिक तापमान होगा तो उसके साथ साथ पौधा को क्या होगा कि शोषण क्रिया है, जो शोषण दर है वो भी क्या होती है, बढ़ती रहती है। इससे क्या होगा कि जो नेट फोटोसिंथेसिस होना था, यानी कि शुद्ध जो प्रकाश संश्लेषण होना था वो क्या होता है, इससे प्रभावित होता है, और फसल के उत्पादन में क्या होती है, कमी आती है। तो कुल इस स्टेटमेंट का कुल रिजल्ट ये निकलता है सर कि एंजाइम और प्रकाश संश्लेषण है वो प्रकाश की वजह से, या फिर मैं बात करूँ कि जो आप लोगों के तापमान है उसकी वजह से क्या होता है, प्रभावित होता है। तो समझ में आ गया कि एंजाइम और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया भी क्या होती है, इससे प्रभावित होती है। अब दूसरी चीज़ अगर बात करें कि वृद्धि तत्वों पर तापमान का प्रभाव, अगर जो वृद्धिकारी तत्व आते हैं उसका क्या इफेक्ट पड़ता है, किसकी वजह से, टेम्परेचर की वजह से। तो इसका अपन बात करेंगे वृद्धि तत्वों की। ओके, तो अब बात करें कि जो वृद्धि कारक तत्व कौन कौन से होते हैं। तो मुख्यतः आप लोगों ने PGR का नाम सुना होगा, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। यानी कि अगर मैं बात करूं कि जो पौधे की ग्रोथ बढ़ाने वाले है ना रिगार्डेंट होते हैं, है ना, जो रेगुलेटर्स होते हैं या हार्मोन्स वगैरह होते हैं, वो क्या करते हैं, पौधे की वृद्धि को बढ़ाने की काम करते हैं। कुछ ऐसे हार्मोन्स है जो फलों को पकाने का काम करेंगे, कुछ हार्मोन्स है जो वृद्धि को बढ़ाने का काम करेंगे, कोई उनकी वेजिटेटिव ग्रोथ करवाएगा, कोई उसकी इसके अंतर्गत जो होने वाले कोशिका विभाजन के द्वारा अपना काम करेगा, है ना। तो अलग अलग जो आपके हार्मोन्स हैं, ये कौन से हैं, सभी क्या हैं, हार्मोन है, प्लांट हार्मोन है। ये ध्यान रखना है, ये सभी दिए गए हैं ना, ये प्लांट हार्मोन है आपके। ऑक्सीजन हो गया, जिब्रेलिन हो गया, साइटोकाइनिन हो गया, एब्सिसिक एसिड हो गया, है ना। तो ये सब क्या होते हैं, प्लांट हार्मोन है। इसके अंतर्गत भी यह तो क्या होते हैं, जो वृद्धि बढ़ाने वाले प्लांट हार्मोन है, तीन। तो कौन से, ऑक्सीजन, साइटोकाइनिन और जिबरेलिन। लेकिन एब्सिसिक एसिड और इथाइलिन की बात की जाए तो यह आपके ग्रोथ को रोकने वाले हार्मोन कहलाते हैं। क्या, ग्रोथ को रोकने वाले हार्मोन कहलाते हैं। तो आगे अपन प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है वो चैप्टर अच्छे से पढ़ेंगे, उसमें एक एक मैं बताऊंगा कि ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का प्रीकर्सर क्या होता है, ऑक्सीजन का काम क्या होता है, ये कैसे रूट को बढ़ाएगा, है ना। जिबरेलिन है वो कैसे शूट को बढ़ाएगा, साइटोकाइनिन है वो कैसे डेवलपमेंट में
फायदा करता है, कैसे सेल डिवीजन में भाग लेता है और कैसे वृद्धि करवाता है, इन सब चीज़ों की अपन बात करने वाले हैं। एब्सिसिक एसिड है वो कैसे पाले वगैरह से बचाएगा, या पौधे के अंदर पानी की कमी हो गई तो एब्सिसिक एसिड के कारण उसके स्टोमेटा कैसे बंद हो जाते हैं। इथाइलिन है, इथाइलिन फलों को पकाने का कार्य करता है। तो इन सभी जो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर हैं उनकी अपन सेपरेटली एक बार बात करेंगे। लेकिन आप लोगों को अभी ये सीखना है, क्या सीखना है आप लोगों को कि जो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है या जो ग्रोथ सब्सटेंस है यानी कि वर्धित तत्व हैं वो कैसे प्रभावित होते हैं तापमान से। तो तापमान में क्या होगा, इष्टतम तापमान पर ऑक्सीजन, जिबरेलिन और साइटोकाइनिन की क्रियाशीलता क्या होगी, अधिक होगी। क्या होगी, अधिक होगी। आपको तीनों का ध्यान रखना है, फिर आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना। ऑक्सीजन, जिब्रेलिन और साइटोकाइनिन, इन तीनों की क्या होगा कि इनके इष्टतम तापमान पर अधिकतम क्रिया क्या हो जाएगी, बढ़ती है। क्या होती है, बढ़ती है, बढ़ती है, बढ़ती है। ध्यान रखना, बढ़ती है, इन तीनों की क्या होगी, बढ़ती है। लेकिन इष्टतम तापमान से अधिक या कम अगर हो रहा है तो उसके अंतर्गत आपके एब्सिसिक एसिड का क्या हो जाएगा, आपके कम हो जाएगा। अगर ये इन तीनों का बढ़ रहा है, लेवल इनका बढ़ रहा है, क्या कि आपके इष्टतम तापमान पर ऑक्सीजन, जिब्रेलिन और साइटोकाइनिन की जो सक्रियता है वो क्या हो जाएगी, अधिक हो जाएगी। अगर इसकी सक्रियता अधिक है तो इसी टाइम के अंतर्गत जो एब्सिसिक एसिड है वो क्या हो जाएगा, आप लोगों का कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसकी सक्रियता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और इसी के परिणाम स्वरूप पौधे की वृद्धि क्या होती है, बढ़ती है। क्या होगी, बढ़ती है। मैंने बताया कि जिब्रेलिन आपका शूट बढ़ाने का कार्य करेगा, ऑक्सीजन आपके रूट वगैरह बढ़ाने का काम करेगा, है ना, साइटोकाइनिन उसको डेवलपमेंट में काम करेगा। तो ये एक निश्चित तापमान पर यानी कि इष्टतम तापमान होगा या जो आपका फेवरेबल टेम्परेचर होगा उसके ऊपर इन तीनों की क्या होगी, ग्रोथ बढ़ेगी। अगर ये तीनों बढ़ेंगे तो उससे पौधा भी क्या होगा, बढ़ेगा। लेकिन इसी टाइम पे एब्सिसिक एसिड की क्या हो जाती है, आपकी क्रियाशीलता क्या हो जाती है, कम हो जाती है। और इसी के परिणाम स्वरूप अपने को पौधे के अंतर्गत वृद्धि दर क्या देखने को मिलती है, बढ़ाई हुई देखने को मिलती है। लेकिन इष्टतम से अगर अधिक हो गया या इष्टतम से कम हो गया तो वृद्धि के तत्वों का संतुलन क्या हो जाता है, बदल जाता है। अगर टेम्परेचर अगर ऊपर नीचे हो गया या पर मैं बात करूँ तापमान में ऊपर उतार चढ़ाव हो गया तो इन सभी की क्रियाओं के अंतर्गत क्या हो जाएगा, उतार चढ़ाव आ जाएगा। कि भैया जो ऑक्सीजन, जिब्रेलिन और साइटोकाइनिन जो बढ़ाने का काम कर रहे थे तो वो नीचे आने लग जाएगा। एब्सिसिक एसिड नीचे था वो थोड़ा क्या आने लग जाएगा, ऊपर आने लग जाएगा, जो कि क्या करेगा, आपके वृद्धि को प्रभावित करेगा। और जिब्रेलिक तापमान के बाधिकरण का कारण इसके प्रभाव पर दूर होकर वृद्धि दर क्या होने लग जाती है, बढ़ती है। क्या वृद्धि दर क्या करने लग जाती है, बढ़ने लग जाती है जिब्रेलिन के प्रयोग से। तो ये ध्यान रखना। तो आप लोगों को समझ में आ गया कि इसको भी इफेक्ट हो रहा है। अब तापमान से पौधे के विकास पर क्या प्रभाव पड़ता है। अगर मैं बात करूं कि जो आपका पौधा है उसके विकास के ऊपर जो तापमान है उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, तो पहली चीज़ तो ये कि अगर पौधे का विकास दर जैसे जैसे कि पहला काम क्या होगा, आपका जर्मिनेशन होगा, फिर उसके बाद में क्या आएगा, इनिशिएशन होगा, फिर आपके टिलर्स बनेंगे, है ना। इनिशिएशन का मतलब लीफ बनना, है ना, पत्तियाँ शुरुआत में निकलती है ना, लीफ इनिशिएशन, तो स्टार्ट में फिर पत्तियाँ निकलती है, फिर उसके अंतर्गत आपके टिलर्स बनते हैं, है ना, यानी कि फूट ऑन होगा, फिर आपके फ्लावर बनेंगे यानी कि पुष्पन क्रिया होगी, फिर जो आपकी बालियाँ हैं, है ना, तो बालियाँ या ग्रेन फिलिंग वगैरह, या फिर मैं बताऊँ कोई ईयर इमरजेंस, है ना, बालियाँ बनना स्टार्ट होगी धीरे धीरे, और फिर उसके अंतर्गत ग्रेन फिलिंग होगी यानी कि दाना बनना स्टार्ट होगा। तो ये एक प्रोसेस है, स्टेप बाय स्टेप। ऐसे तो है नहीं कि पहले के टाइम पर यानी कि पौधा उगाया और पौधे उगते ही दाना बढ़ना स्टार्ट हो गया, ये नहीं होता सर। ये हर चीज़ की एक स्टेप होती है। तो पहले क्या होगा, अंकुरण होगा, फिर पत्तियां बनना स्टार्ट होगी, फिर फुटान होगा, फिर उसमें पुष्पन आएंगे, फिर बालियां निकलना स्टार्ट होगी और बालियों के अंतर्गत दाना भर जाएगा, फिर अपन हार्वेस्टिंग कर लेंगे। तो इसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है, तो इसके ऊपर तापमान का क्या होता है कि बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। क्या प्रभाव पड़ता है कि कम अगर तापमान है तो अंकुरण के अंतर्गत क्या होगा कि आपके अधिक समय लग जाएगा। अगर तापमान कम है तो अंकुरण में क्या लगेगा, टाइम ज़्यादा लगेगा। क्या लगेगा, अगर तापमान कम है तो अंकुरण क्या होगा, वो भी आप लोगों के क्या हो जाएगा, कम होने लग जाएगा। तो इससे क्या पता चल रहा है कि आपको इससे इफेक्ट तो हो रहा है, तापमान की वजह से क्या हो रहा है, इफेक्ट आ रहा है। अंकुरण के अंतर्गत क्या हो रहा है, या फिर मैं बात करूँ जर्मिनेशन के अंतर्गत क्या कर रहा है, प्रत्यक्ष रूप से इफेक्ट डाल रहा है ना, अधिक समय लगेगा। अगर मैं बात करूँ कि खरीफ की फसलों में अगर अंकुरण है तो कितना चाहिए आपके 28 से 35, क्या खरीफ की फसलों में 28 से 35 आपके क्या चाहिए, टेम्परेचर चाहिए। लेकिन अगर अनुकूल तापमान अगर यही या तो कम हो या अगर इसको बढ़ा दिया जाए तो अंकुरण ही इसके अंतर्गत क्या होता है, नहीं होता है। लेकिन इसके लिए ही अगर एक और एग्जांपल की बात करूं कि अगर गेहूं की बात करें, अगर गेहूं के अंतर्गत जो आपके कल्ले फूटते हैं
है ना, टिलरिंग स्टेज आती है कि कल्ले फूटते हैं आपके टिलरिंग या फूटान हो गया ना, तो कल्ले फूटते समय अगर अगर उस अवस्था के ऊपर अगर 16 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर अगर आपके 20 डिग्री सेंटीग्रेड तक तापमान उपयुक्त रहता है। किसके लिए? गेहूं के लिए, क्योंकि ये रबी के क्रॉप है, ध्यान रखना। 16 से लेकर आपके 20 डिग्री सेंटीग्रेड तक तापमान उपयुक्त रहता है। लेकिन इससे अगर अधिक तापमान हो गया या कम तापमान हो गया तो इसके फूटान के ऊपर जो इसके टिलर निकल रहे थे, ये कल्ले निकल रहे थे, उसके ऊपर भी क्या करता है, ये विपरीत प्रभाव डालता है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि तापमान है वो कैसे इफेक्ट करता है। अंकुरण को इफेक्ट करता है, जो लीफ इनिशिएशन या पत्तियां निकलना स्टार्ट होती है उसको भी इफेक्ट कर रहा है फूटान, टिलरिंग को भी इफेक्ट करेगा, पुष्पन फ्लावरिंग को भी इफेक्ट करेगा, ईयर इमरजेंसी यानी कि बालियाँ निकलने को टाइम पे भी ये इफेक्ट करेगा, और दाना बढ़ता है, ग्रेन फिलिंग आती है, उसके अंतर्गत भी आप लोगों के क्या करता है, इफेक्ट करता है। ये काफ़ी शानदार तरीके से बताया। खरीफ वाली फसलें हो उनके लिए अंकुरण के लिए तापमान क्या होगा, 28 से 35 डिग्री होता है। अगर इससे कम ज़्यादा होगा तो इसके अंकुरण के अंतर्गत आपके कमी देखने को मिलेगी। इसके अलावा गेहूँ के अंतर्गत भी जो कल्ले फूटते हैं या टिलरिंग अवस्था के अंतर्गत जो टेम्परेचर होना चाहिए 16 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए, लेकिन अगर इससे कम ज़्यादा होता है तो उसके टिलरिंग अवस्था के अंतर्गत भी इफेक्ट देखने को मिलता है। अब बात करें कि सर तापमान का कीट व रोगों के ऊपर कैसे इफेक्ट पड़ता है, कि कीट के अंतर्गत क्या होता है। तो पौधों के अंतर्गत क्या होगा कि अगर अपन बात करें कि अगर वर्दी काल के अंतर्गत अनुकूल तापमान मिलेगा या रहने से क्या होगा कि अगर तेज धूप वगैरह के प्रभाव पड़ रहे हैं तो रोग वगैरह क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, कीट वगैरह क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। लेकिन अगर धूप वगैरह तेज नहीं है, तापमान में कमी है और ह्यूमिडिटी बनी हुई है तो उससे कीट पतंगे वगैरह रोग वगैरह क्या होंगे, आपके ज़्यादा लगेंगे। क्या ज़्यादा लगेंगे। तो इसका विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है, किसका, कि आप लोगों के जो कीट व रोग है उसके ऊपर भी आप लोगों के तापमान का क्या इफेक्ट पड़ता है। कीट और रोगों के ऊपर प्रकोप, अनुकूल तापमान व तेज धूप का सही संतुलन कई फसलों के अंदर रोग और कीट दबाव को कम कर सकता है। कि अगर अनुकूल तापमान है, अनुकूल तापमान होगा तो उसके अंतर्गत कीट वगैरह कम लगेंगे। इसके साथ ही अगर तापमान ज़्यादा भी है तो उसके अंतर्गत भी आप लोगों के कीट वगैरह कम लगेंगे। लेकिन अगर तापमान कम हो गया तो उसके अंतर्गत कीट पतंगे रोग वगैरह हैं वो क्या होंगे, ज़्यादा लगने के चांसेस रहेंगे। तो अब बात करें कि नीचे इसका सारांश दिया गया है कि तापमान का क्या है, बहुत कम या बहुत अधिक तापमान से पौधे तनाव में आ सकते हैं, यानी कि स्ट्रेस में आ जाएंगे और अच्छे से ग्रोथ नहीं हो पाएगी। नमी की बात करें, अधिक नमी पर कई फफूंद वाले रोग लगने लग जाएंगे, है ना। तो फफूंद क्या हो जाएगी, एक्टिव हो जाएगी और उनको अनुकूल वातावरण मिलेगा तो वो ग्रोथ करने लगेगी और पौधे को क्या कर देगी, खराब कर देगी। प्रबंधन की बात करें, मौसम देखकर सिंचाई करनी चाहिए अपने को। अगर सोविंग करनी है, बुआई करनी है तो वो भी देखना पड़ेगा कि मौसम कैसा है। और अगर रोगों का प्रबंधन है वो भी देखना पड़ेगा कि अगर ह्यूमिडिटी वगैरह ज़्यादा है तो अपने को रोग प्रबंधन का भी ये ध्यान रखना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट बात करें कि वायुमंडलीय आर्द्रता, कि जो एटमॉस्फेयर के अंतर्गत जो आप लोगों के आर्द्रता है, ह्यूमिडिटी है, वो कैसे मेज़र की जाती है और किसे कहते हैं। तो मैं बात करूँ कि वायुमंडलीय आर्द्रता किसे कहते हैं। वायुमंडल में मौजूदा जल वाष्प की मात्रा को वायुमंडलीय आर्द्रता कहते हैं। काफ़ी इजी डेफिनेशन दी गई है और काफ़ी शानदार दी गई है कि जो वायुमंडल है अपने पास में, उसके अंतर्गत जो भी जल है जो वाष्प के रूप के अंतर्गत पाया जा रहा है उसे ही अपन क्या कहते हैं, वायुमंडलीय आर्द्रता कहते हैं। अगर इससे और इजी वे के अंतर्गत समझना चाहते हो तो मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ। अब बोलोगे कि सर वायुमंडल के अंतर्गत तो जल हमें दिखाई ही नहीं देता। अरे बेटा मैं बोल रहा हूँ कि जल दिखाई तो नहीं देता लेकिन वेपर फॉर्म में होता तो है, वाष्प रूप में होता तो है। कि सर हमने तो कभी देखा ही नहीं। तो ठीक है बेटा, आज एक प्रैक्टिकल करना और अब मैं आप लोगों को भी बता दूंगा या आप लोग भी देख पाओगे कि जल वाष्प के रूप के अंदर कैसा होता है ना। वो दिखना स्टार्ट हो जाएगा। मतलब कि वाष्प के रूप में तो नहीं दिखेगा लेकिन वो जो वातावरण में पानी है वो आप लोगों को पता चल जाएगा कि वास्तव में वातावरण में पानी तो है और उसे अपन क्या कह रहे हैं, ह्यूमिडिटी कह रहे हैं। तो पहली चीज़ एग्जांपल के तौर पर आप एक काम कीजिएगा कि अपने फ्रीज के अंतर्गत यानी कि फ्रीज से एक पानी की बोतल निकालिएगा और पानी की बोतल निकालकर उसे अपने जो मेज़ वगैरह है या टेबल वगैरह है उसके ऊपर रख दीजिएगा। ठंडी ठंडी बोतल निकाली और उसको रख दी। अब थोड़ी देर बाद में आप क्या देखते हो कि सर इसके तो चारों ओर पानी की बूंदें इकट्ठा हो गई। क्या हो गई, पानी की बूंदें इकट्ठा हो गई। अब मेरे को ऐसे बताओ कि ये बोतल फूटी हुई थी क्या, ये इस बोतल के अंदर कोई छेद था जो बाहर पानी आ गया? नहीं सर, बोतल तो फूटी हुई नहीं थी। तो फिर क्या लगता है आप लोगों को कि ये अंदर का पानी बाहर आ गया?
कि नहीं सर, अंदर का पानी तो बाहर कैसे आ सकता है जब वो फूटी हुई नहीं है, उसमें छेद नहीं है, तो फिर ये पानी कहाँ से आया? तो बेटा जो वातावरण के अंतर्गत, जो वेपर फॉर्म के अंतर्गत जो आपके जल वाष्प था, वो क्या हुआ कि जल वाष्प बोतल के संपर्क में आया, और जब टेम्परेचर उसे ठंडा मिला तो वो संघनित होकर पानी की बूंदों के अंतर्गत क्या हो गया? परिवर्तन हो गया। तो ये बाहर पानी आया है, तो ये जो जल वाष्प के रूप के अंतर्गत है, तो जब वो जल वाष्प ठंडा हुई तभी तो बूंदों के रूप में यहाँ पे इकट्ठा हुई बोतल के चारों ओर, है ना। तो ये ध्यान रखना, यही से ही अपन क्या कहते हैं? ह्यूमिडिटी कहते हैं, कि वातावरण के अंतर्गत जल वाष्प के रूप में जितना पानी पाया जा रहा है, या जो जल है जो वाष्प के रूप में वातावरण में पाया जा रहा है, उसे अपन क्या कहते हैं? ह्यूमिडिटी कहते हैं। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर एक और एग्जाम्पल की मैं बात करूँ, कि आपने बारिश के दिनों में देखा होगा कि ह्यूमिडिटी ज़्यादा हो जाती है, तभी अपना शरीर चिपचिपा रहता है। तो शरीर चिपचिपा क्यों रहता है? क्योंकि अपने जो वातावरण है उसके अंतर्गत जो आपके नमी की मात्रा है वो क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। ठीक है। अब बात करें कि मुख्य स्रोत क्या-क्या हैं। तो मुख्य स्रोत के अलावा पहले मैं एक बात बता दूँ, आप लोगों को ध्यान रखना। सामान्यतः वायुमंडल में उपस्थित जल वाष्प को वायुमंडलीय आर्द्रता कहते हैं, ये तो आप लोगों को पता चल गया। लेकिन इसके अंतर्गत क्या होता है, वायुमंडल में इसका मुख्य स्रोत क्या है, कि वायुमंडल के अंतर्गत जो ये नमी आ रही है वो कहाँ से आ रही है? तो 2 ही जगह से आ सकती है। या तो मृदा सतह से, अगर कोई मृदा के ऊपर नमी है वो वाष्प के अंदर उड़ी, है ना, और वो अपने वातावरण के अंतर्गत मिल गई। या फिर अपन दूसरा एग्जांपल्स क्या हो सकता है, कि जल निकायों से, या तो कोई महासागर से जल था वो वाष्प के रूप में उड़ा और अपने वातावरण के अंतर्गत आ गया। या फिर मैं बात करूँ नदियों से या झीलों से, वहाँ से पानी क्या हुआ? वेपर फॉर्म में उड़ा और अपने वातावरण के अंतर्गत नमी, ह्यूमिडिटी इंक्रीज कर दिया, है ना। इवापोरेशन होता है, आप लोगों को पता होगा इवापोरेशन की, तो यानी कि वाष्पन किसे कहते हैं? पानी का क्या होगा कि जो लिक्विड फॉर्म से गैसीय फॉर्म में चेंज हो जाता है, वही क्या कहलाता है? आपका वाष्पन कहलाता है, ये इवापोरेशन कहलाता है। तो इसके द्वारा क्या होता है कि वनस्पतियों से भी ट्रांसपायरेशन की क्रिया होती है। ट्रांसपायरेशन देखो कि पत्तियों की जो लीफ होती है, वहाँ से भी पौधे की पत्तियाँ वगैरह होती है, वहाँ से भी पत्तियों से भी पानी क्या होता है? ट्रांसपायरेशन के द्वारा वाष्प के रूप में उड़ता रहता है, तो वहाँ से भी प्राप्त नमी होगी। तो यह सब नमियाँ आ रही है, और ये आ रही है और कहाँ आ रही है? पूरी अपने वातावरण के अंतर्गत आ रही है। तभी अपन इस वातावरण में जो नमी है इसे अपन क्या कह रहे हैं? ह्यूमिडिटी कह रहे हैं। तो ये यहाँ पे शानदार तरीके से दिया गया है, आप चित्र के माध्यम से भी समझ सकते हो। ये देखिए, मुख्य स्रोत क्या है? या तो समुद्र से पानी वेपर फॉर्म में आया, नदियों से आया, झीलों से आया, मिट्टी से आया, ये इवापोरेशन हुआ, या पौधे से जो पत्तियां हैं वहाँ से ट्रांसपायरेशन के द्वारा ये अपने वातावरण में ह्यूमिडिटी बनती है। अब बात करें कि एक तो 2 प्रकार की होती है। क्या 2 प्रकार की होती है सर? ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी क्या होती है सर? आर्द्रता। आर्द्रता किसे कह रहे थे सर? वायुमंडल के अंतर्गत जो भी जितना भी जल वाष्प उपस्थित है उसे अपन क्या कह रहे थे? आर्द्रता कह रहे थे सर। आर्द्रता हो गई। आर्द्रता कितने प्रकार की है सर? 2 प्रकार की है। कौन कौन सी सर? एक तो निरपेक्ष होती है और एक सापेक्ष होती है। और सर ये निरपेक्ष सापेक्ष क्या आ गया? तो चलिए अपन उसको समझने की कोशिश करते हैं। अगर मैं एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी की बात करूँ, इसे कहते हैं निरपेक्ष। क्या? निरपेक्ष। ध्यान रखना, इसको हिंदी के अंतर्गत दिया नहीं गया, लेकिन आप ध्यान रखना। एब्सोल्यूट को बोलते हैं निरपेक्ष आर्द्रता, और सापेक्ष आर्द्रता या फिर अपेक्षित आर्द्रता कहा जाता है रिलेटिव ह्यूमिडिटी को। ये कौन सी होगी आपकी? सापेक्ष। सापेक्ष आर्द्रता, है ना। अब निरपेक्ष आर्द्रता क्या होती है, कि वायुमंडल में कोई भी निश्चित आयतन में उपस्थित आर्द्रता की मात्रा को ही अपन क्या कहते हैं? निरपेक्ष आर्द्रता कहते हैं। कि अगर वायुमंडल है अपने पास में कोई निश्चित आयतन में, यानी कि अगर मैं बात करूँ कि अपने पास में कोई वायुमंडल है, वायुमंडल के अंतर्गत निश्चित आयतन में, कोई भी निश्चित आयतन है उसमें उपस्थित आर्द्रता, इसमें उपस्थित आर्द्रता ही आपकी क्या कहलाएगी? एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, यानी कि निरपेक्ष आर्द्रता। और इसको अपन मेज़र करते हैं, वो मेज़र किसके द्वारा करते हैं? ये काफ़ी एग्जामों के अंतर्गत पूछा जाता है, अपने एग्रीकल्चर के हर एग्जाम में पूछा जाता है कि जो एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी है, या अगर मैं बात करूँ कि निरपेक्ष आर्द्रता है, तो इसको अपन किस किस से मेज़र करते हैं? या तो इसको करेंगे दोस्तों अपन ग्राम में। किससे निरूपित करते हैं? ग्राम में। ग्राम में नहीं किया तो सर घन सेंटीमीटर में। किस में? घन सेंटीमीटर में। अगर घन सेंटीमीटर में नहीं किया तो सर ग्राम सेंटीमीटर में। क्या? ग्राम सेंटीमीटर में। ग्राम सेंटीमीटर में। अगर ग्राम और घन, ये ग्राम के अंदर नहीं करेंगे तो फिर किस में करेंगे? ग्राम घन फीट के अंतर्गत करते हैं। किस में? ग्राम घन फीट के अंतर्गत। मैंने 3 बताइए, ध्यान रखना।
या तो इसे ग्राम घन घन सेंटीमीटर में करेंगे, क्या ग्राम घन सेंटीमीटर में, या फिर ग्राम घन मीटर के अंतर्गत करेंगे, या ग्राम घन फिट के अंतर्गत करेंगे। तीन ही चीज़ें हैं, ग्राम के अंतर्गत तो करना ही करना है, ग्राम जो प्रति ग्राम घन सेंटीमीटर के अंतर्गत कितनी ह्यूमिडिटी है, या ग्राम घन मीटर के अंतर्गत कितनी ह्यूमिडिटी है, या ग्राम फिट के अंतर्गत यानी कि ग्राम घन फिट में कितनी ह्यूमिडिटी है, उसे अपन एब्सोल्यूट आर्द्रता कहते हैं। इसका ध्यान रखना। इसके द्वारा वायु जो इसके द्वारा होगा, जो क्या होगा कि वायुमंडल की जो वास्तविक आर्द्रता है उसको प्रदर्शित किया जाता है। एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी होगी, उसके द्वारा जो वातावरण के अंतर्गत जो वास्तविक ह्यूमिडिटी होगी या आर्द्रता होगी उसको ही प्रदर्शित किया जाता है। और ये तापमान के साथ साथ क्या होती रहती है, परिवर्तन होती रहती है। ये तापमान के साथ साथ में क्या होती है सर, परिवर्तन होती रहती है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। नेक्स्ट मैं बात करूँ कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होती है, तो वायु में मौजूदा जलवाष्प और उसके तापमान पर ग्रहण करने की क्षमता का अनुपात ही क्या कहलाता है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी। तो मैं अगर इसको इजी वे में समझाने की कोशिश करूँ तो दोस्तों ये अपने पास में वातावरण हो गया। वातावरण के अंतर्गत अगर मैं बात करूं कि इसके अंतर्गत अभी जलवाष्प इतना है, यानी कि ये जलवाष्प आप लोगों को दिख रहा है ना, और उस तापमान पर और कितना वातावरण के अंतर्गत इसके आवश्यकता है, जलवाष्प की और कितनी आवश्यकता है, तो ये अपन ने रेड डॉट और लगा दिया। तो इसको इतनी क्या होगी, इनकी आवश्यकता होगी। तो इन दोनों का अनुपात क्या, जो आप लोगों के सामने दोनों डॉट्स दिए गए हैं रेड और येलो, इन दोनों का अनुपात यानी कि रेशो है ना, रेशो होगा ना, अनुपात होगा, उसको ही अपन क्या कहते हैं, रिलेटिव ह्यूमिडिटी कहते हैं। कि वायुमंडल में मौजूदा जलवाष्प कितना है और उसी तापमान पर ग्रहण करने की क्षमता कितनी है वायुमंडल की, उसे ही अपन क्या कहते हैं, रिलेटिव ह्यूमिडिटी। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, रिलेटिव ह्यूमिडिटी अपन कैसे निकालेंगे, है ना। इसका फॉर्मूला काफ़ी बार पूछा जाता है, तो इसका ध्यान रखिएगा दोस्तों कि हर एग्ज़ाम के अंतर्गत एक बार नहीं कई बार ये फॉर्मूला आया हुआ है, तो इसका ध्यान रखना कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी निकालने के लिए एक शानदार सा फॉर्मूला है और इजी सा फॉर्मूला है। और उसका फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, ध्यान रखना कि इधर आर्द्रता को अपन मेज़र करते हैं परसेंटेज में। हाँ ये तो बताने भूल गया कि उसको तो अपन क्या कर रहे थे, ग्राम घन सेंटीमीटर, ग्राम घन मीटर के अंदर, ग्राम घन स्क्वायर के अंतर्गत ये कर रहे थे, लेकिन अपन रिलेटिव ह्यूमिडिटी है उसको अपन प्रदर्शित करते हैं परसेंटेज से। किससे, परसेंटेज से करते हैं। तो इसके अंतर्गत वायुमंडल में, यानी कि पहले तो अपन ऐसे बनाएंगे, और वायुमंडल के अंतर्गत यानी कि मैं बात करूँ कि जो आपका एटमॉस्फेयर है ना, तो वायुमंडल के अंतर्गत जो भी जल वाष्प उपस्थित है उसकी मात्रा, यानी कि उसकी मात्रा जल वाष्प कितनी उपस्थित है। चलिए मैं दोबारा एक बार स्टार्ट से बना के बताता हूँ आपको, और भी चीज़ें में समझ में आएगा कि आप लोगों को निकालना है रिलेटिव ह्यूमिडिटी। सर रिलेटिव ह्यूमिडिटी निकाल लेंगे, रिलेटिव ह्यूमिडिटी निकालने के लिए अपने को क्या चाहिए, पहले चाहिए भाई साहब परसेंटेज। क्या चाहिए, परसेंटेज। परसेंटेज में ही रिलेटिव ह्यूमिडिटी निकलती है। तो इसका सर फॉर्मूला क्या होगा कि वायुमंडल में उपस्थित जल वाष्प की मात्रा, वायुमंडल में उपस्थित जल वाष्प की मात्रा, क्या, जल वाष्प की मात्रा, कि वायुमंडल में उपस्थित जल वाष्प कितना है, अपोन के अंतर्गत। अपोन के अंतर्गत क्या होगा कि वायुमंडल में क्या, वायुमंडल में आर्द्रता ग्रहण करने की, आर्द्रता ग्रहण करने की क्षमता, क्या, आर्द्रता ग्रहण करने की क्षमता, वो क्या कहलाएगी कि अपन ने बात की कि परसेंटेज आ गया, जलवाष्प कितना है, जलवाष्प की मात्रा वातावरण में, और अपोन के अंतर्गत वो आपके आर्द्रता ग्रहण करने की, आर्द्रता ग्रहण करने की क्षमता गुणा 100। ये क्या है आप लोगों के रिलेटिव ह्यूमिडिटी निकालने का फॉर्मूला। रिलेटिव ह्यूमिडिटी निकालने का फॉर्मूला क्या है सर, कि परसेंटेज बराबर जल वाष्प, यानी कि अपर्मात्रिक वायुमंडल में जो जल वाष्प की मात्रा कितनी है और उसके अंतर्गत वायुमंडल में आर्द्रता ग्रहण करने की क्षमता कितनी है, गुणा 100। ये आप लोगों के क्या हो जाता है, आप लोगों के रिलेटिव ह्यूमिडिटी का फॉर्मूला आ जाता है। ठीक है सर, समझ में आ गया, 101% समझ में आ गया, है ना। अब बात करें कि इसके अलावा एक और सूत्र आ जाता है कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी परसेंटेज बराबर दे दिया जाता है कि वास्तविक वाष्प दाब, वास्तविक वाष्प दाब, क्या, वाष्प दाब, है ना,
वास्तविक वास्तु दाब यानी कि जो वास्तविक वाष्प दाब होगा और नीचे संतृप्त दाब। संतृप्त बात वही है, संतृप्त दाब गुणा 100, क्या गुणा 100। तो अब बात करेंगे वाष्प दाब। वाष्प दाब कैसे कि अगर वायुमंडल के अंतर्गत जितने भी ह्यूमिडिटी है उसे तो अपन वाष्प दाब कहेंगे। बिल्कुल सर वही बात है, इसका तो यानी कि सिनोनिम्स ही हो गई है एक तरीके से। हाँ तो वही चीज़ है, उसको ही अपन लिख रहे हैं कि वास्तविक वास्तु दाब यानी कि वाष्प दाब और नीचे संतृप्त, यानी कि कितनी और वो ग्रहण कर सकता है। ग्रहण करने के बाद में तो वो संतृप्त हो ही जाएगा, सेचुरेटेड हो ही जाएगा, है ना। तो ग्रहण करने की क्षमता यानी कि संतृप्त दाब इंटू 100। तो यह भी फॉर्मूला आपका किसका होता है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी का होता है। यही आपके यहाँ पे दिए गए RH यानी कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी का फॉर्मूला क्या होता है कि वास्तविक जलवाष्प यानी कि एक्चुअल के अंतर्गत जो जितना भी जलवाष्प वगैरह है यानी कि वायुमंडल में उपस्थित है वो अपॉन के अंतर्भाग डिवाइडेशन ग्रहण करने की क्षमता कितनी है गुणा कर देंगे अपन 100 से। तो ये आपका रिलेटिव ह्यूमिडिटी का क्या हो जाएगा, आपका फॉर्मूला निकल के आ जाएगा। अब बात करें कि शानदार सी कि सापेक्ष आर्द्रता के अंतर्गत जैसे अगर रिलेटिव ह्यूमिडिटी आपके 60 है, क्या है 60 है, तो हवा में नमी धारण करने की क्षमता का हिस्सा जलवाष्प से बढ़ सकता है। तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी 60 है तो उसके जो जलवाष्प भरा जा सकता है कि हवा की नमी धारण क्षमता 60% हिस्सा जलवाष्प से भरा हुआ है। तो 60% भरा हुआ है तो कितना खाली रह गया, 40 रह गया, है ना। तो ऐसे ही अगर मैं बात करूँ कि मौसम है उसका पूर्वानुमान में भी उपयोग किया जाता है किसका, रिलेटिव ह्यूमिडिटी का। रिलेटिव ह्यूमिडिटी का अपन कैसे इफेक्ट लगाते हैं कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी से वर्षा की संभावना व वातावरण की नमी की स्थिति समझने में क्या मिलती है, आपकी मदद मिलती है। तो अपन क्या करेंगे, जो आपकी वेदर फोरकास्टिंग होती है उसके अंतर्गत भी इसका उपयोग किया जाता है। अब मैं बात करूँ कि जो आपकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी है या आपकी अपेक्षित आर्द्रता है वो फसलों के ऊपर कैसे प्रभाव डालती है या क्या क्या प्रभाव होता है। तो मैं बात करूं कि अगर इसके अंतर्गत अगर रिलेटिव ह्यूमिडिटी है वो क्या करेगी, जल से संबंधित इफेक्ट डालेगी। कि सर जल से संबंधित कैसे डालेगी, तो पहले तो ये ध्यान रखना कि अपेक्षित आर्द्रता है वो प्रत्यक्ष रूप से पौधे की जल संबंधी जो भी कितनी भी क्रियाएं हैं जल संबंधी उनको प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती है। और जो आपके पौधे की वृद्धि है, प्रकाश संश्लेषण है, परागण है, पोषक तत्व है ना, इन सभी चीज़ों को लेने का, या आपके ट्रांसलोकेशन है यानी कि कोई भी पोषक तत्व है एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना, या कीट या रोग है उनके प्रकोप को भी क्या करता है, ये अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है। इसका ध्यान रखना। प्रत्यक्ष रूप से तो आपके किसको प्रभावित करेगा, वो करेगा जल संबंध को। जल से संबंधित जितनी भी क्रियाएं होगी उनको तो प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं कौन, ह्यूमिडिटी। लेकिन उसके साथ में सर और क्या प्रभावित करती है, अप्रत्यक्ष रूप से। अप्रत्यक्ष रूप से जो प्रभावित करता है क्या, जो अपेक्षित आर्द्रता है वो कैसे करेगी, प्रकाश संश्लेषण को। किसको, प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करेगी, पोषक तत्वों को प्रभावित करेगी, उपज को प्रभावित करेगी, पर्णवृद्धि को यानी कि पत्तियों की जो वृद्धि है उसको पर इफेक्ट डालेगा, परागणों के अंतर्गत इफेक्ट डालेगा, और कीट रोगों को भी क्या करेगा, ये इफेक्ट डालेगा। अब बात करें कि सर ये कैसे डालेगा, तो पहले मैं बता देता हूँ जल संबंधी। अगर अपेक्षित आर्द्रता यानी कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी है, अगर रिलेटिव ह्यूमिडिटी है, अगर वाष्पोत्सर्जन को यानी कि इवापोट्रांसपायरेशन की क्रिया को क्या करता है, प्रभावित करता है। शुष्क क्षेत्रों में अपेक्षित आर्द्रता की कमी होने के कारण पौधों से क्या होता है, वाष्पोत्सर्जन क्या होता है, अधिक होता है। अगर वातावरण के अंतर्गत नमी होगी तो आपके जो पौधे हैं वो इवापोट्रांसपायरेशन से प्रभावित होंगे क्या, पौधे और मिट्टी के द्वारा ये इतना जल वाष्प के रूप में बदलेगा क्या, कहते नहीं बदलेगा सर, अगर ह्यूमिडिटी पहले से ही ज़्यादा है तो। लेकिन कम होगी तो ह्यूमिडिटी कम होगी तो यहाँ पे इवापोट्रांसपायरेशन क्या होगा, ज़्यादा होगा, और ये सूखे क्षेत्रों के अंतर्गत क्या होगा कि यह कमी देखने को मिलेगी, और पौधे के अंतर्गत वाष्पोत्सर्जन की क्रिया क्या हो जाएगी, अधिक हो जाएगी। आर्द्रता के अंतर्गत क्या होगी, कमी हो जाएगी, और वाष्पोत्सर्जन की क्रिया के अंतर्गत क्या हो जाएगी, अधिकता हो जाएगी। अब बात करें कि जो लीफ ग्रोथ है यानी कि जो पत्तियां की वृद्धि है वो कैसे सर इफेक्ट पड़ती है, तो इफेक्ट की बात करें कि अधिक अपेक्षित आर्द्रता होगी, अगर ज़्यादा रिलेटिव ह्यूमिडिटी अगर क्या होगी आप लोगों के ज़्यादा होगी, अगर अधिक आर्द्रता होगी तो इस कारण से कोशिकाओं की जो आपके ट्रिगर प्रेशर होता है, या मैं बात करूँ स्फीति दाब होता है, वो क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। स्फीति दाब क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा, और उससे क्या होगा कि कोशिकाओं का आकार बढ़ेगा और वाष्पोत्सर्जन के द्वारा जल का ह्रास क्या होने लग जाएगा, कम होने लग जाएगा। इसका मतलब ये है कि जो आर्द्र है या ह्यूमिड एरिया है वहाँ क्षेत्रों में एरिड की क्षेत्रों की तुलना में पौधे की पत्तियों का आकार क्या होता है, अधिक रहता है। क्या रहता है, अधिक रहता है। अधिक कहाँ पे रहेगा, एरिड की तुलना में ह्यूमिड। जो ह्यूमिड क्षेत्र होगा उसके अंतर्गत
क्या होगा, पत्तियाँ ज़्यादा चौड़ी पाई जाएगी। और आपने अगर रेगिस्तान में जाके देखो, कंटीली या फिर आपकी झाड़ियाँ वगैरह ज़्यादा देखने को मिलेगी, वहाँ पे क्या होगी, पत्तियाँ छोटी छोटी देखने को मिलेगी। वो किसकी वजह से, वो रिलेटिव ह्यूमिडिटी की वजह से। क्योंकि अगर ट्रिगर प्रेशर क्या होता है आपका ज़्यादा होगा तो आकार क्या होगा, ज़्यादा बनेगा, लेकिन ये कम रहेगा तो आपके आकार छोटे रहेंगे। तो इसीलिए आपके पत्तियों के आकार के अंतर्गत भी आप लोगों के जो ये है रिलेटिव ह्यूमिडिटी है वो क्या करती है, इफेक्ट डालती है। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, कि सर अब नेक्स्ट है अपने सामने प्रकाश संश्लेषण। कि प्रकाश संश्लेषण क्या करेगा, तो मैं बता दूं कि अगर बात करें कि अगर जितना भी पौधे को पानी चाहिए, अगर वो नमी पर्याप्त रूप से है तो औसत रूप से अपेक्षित आर्द्रता परागकणों को बढ़ाकर बीज जमाओ, यानी कि सीड सेटिंग है, और यानी कि जो सेट होने की पोजीशंस है उसको क्या करती है, वो बढ़ाती है। क्या करेगी, उसको इस्टेब्लिश होने के लिए बढ़ाती है। लेकिन इसके साथ ही अगर दूसरा बात करें कि कई बार क्या होता है कि आर्द्रता के ऊपर अपन जमाव क्या होता है, अधिक होता है, आर्द्रता का बहुत इफेक्ट पड़ता है ना। तो यह क्या करेगा, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को क्या कर देगा, घटाकर कम कर सकता है। अगर जल की कमी होने पर फोटोसिंथेसिस क्रिया क्या हो सकती है, कम हो सकती है। रिलेटिव ह्यूमिडिटी है वो क्या करती है, आपके सीधा इफेक्ट डालती है। चलिए नेक्स्ट बात करें, प्रकाश संश्लेषण हो गया। प्रकाश संश्लेषण को और रिव्यू में बताता हूँ। जब शुष्क क्षेत्रों के अंतर्गत अपेक्षित आर्द्रता क्या होती है, कम होती है, और वाष्पोत्सर्जन की क्रिया क्या होती है, जल का ह्रास अधिक होता है, तो पौधे में जल की क्या होने लग जाती है, कमी होने लग जाती है। तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी उसके अंतर्गत काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल बढ़ाता है। नेक्स्ट आता है परागकण। अब परागकण की क्रिया कैसे प्रभावित होती है, तो यदि अगर मृदा के अंतर्गत अगर नमी है वो पर्याप्त है, औसत रूप से पाई जा रही है ना, और अगर उसके अंतर्गत अगर सब कुछ अच्छे से है तो उसके अंतर्गत परागकण भी क्या होंगे, अच्छे बनेंगे। क्या अच्छे बनेंगे, परागकण भी अच्छे बनेंगे। लेकिन उदाहरण के लिए मैं एक चीज़ बताऊँ आप लोगों को, क्या कि अगर 80% की तुलना में 60% ही आपके ह्यूमिडिटी रहे, अगर 80% की बजाय आपके 60% की ह्यूमिडिटी है आपके मौसम के अंतर्गत, तो यानी कि अपेक्षित आर्द्रता पर गेहूं के बीज में जमाव क्या होता है, अधिक होता है। ये काफ़ी बार पूछा गया है कि अगर ह्यूमिडिटी वातावरण में 80 के बजाय 60% ही होगी तो गेहूं के जमाव के अंतर्गत क्या होगा, तो क्या होगी, जमाव अधिक होगी, यानी वो जल्दी से सेट हो जाएगा बीज और जल्दी से उगेगा। जबकि वायुमंडल के अंतर्गत अपेक्षित आर्द्रता अगर अधिक हो जाती है, क्या रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या हो जाती है आपकी, ज़्यादा हो जाती है। अगर रिलेटिव ह्यूमिडिटी अगर ज़्यादा हो जाती है तो उसमें क्या होगा कि परागकण कोश से परागकण कम बिखरेंगे, और उससे पोलिनेशन की क्रिया भी क्या होती है, आप लोगों की कम होती है। क्या होती है, कम होती है। तो इसका आप लोगों को विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। अब मैं बात करूँ कि पोषक तत्वों के ऊपर कैसे प्रभावित करता है, तो अगर ह्यूमिडिटी है वो क्या करती है, अपटेक को यानी कि लेने की क्रिया को भी इफेक्ट पड़ता है। और जो ट्रांसलोकेशन है, कि जैसे कि अपने सामने एक पौधा दिया गया है कि ये पौधा है, इसकी ये पत्तियां हैं, है ना, इधर भी पत्तियां हैं, इधर भी पत्तियां हैं। अगर ह्यूमिडिटी अच्छी रहेगी तो अपटेक की क्रिया क्या होगी, पोषक तत्व कहाँ से जाएंगे, जड़ के द्वारा जाएंगे, अंदर पौधे के अंतर्गत जाएंगे। लेकिन यहाँ पे जो भी अगर पौधा एक जगह से दूसरी जगह पोषक तत्व पहुँचाएगा, यह क्रिया भी क्या होती है, आप लोगों के ह्यूमिडिटी के द्वारा प्रभावित होती है। क्योंकि अधिक वायुमंडलीय अपेक्षित आर्द्रता में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया को क्या करता है, कम करता है, जो पोषक तत्वों का अपटेक को क्या करता है, प्रभावित करता है। कैसे करेगा सर, कि एक बार और इजी वे में बता दो, कि अपने सामने कोई पौधा है, अगर वातावरण के अंतर्गत ह्यूमिडिटी ज़्यादा है तो पानी ज़्यादा चाहिए, कम चाहिए, कम चाहिए सर, कम चाहिए, तो पौधा के जल के द्वारा जो भी न्यूट्रिएंट वगैरह हैं वो ऊपर आएंगे, वो कम आएंगे, ज़्यादा आएंगे सर, कम आएंगे। क्यों कम आएंगे, क्योंकि पानी की ज़रूरत कम पड़ रही है। लेकिन वहीं पे अगर तापमान ज़्यादा हो रहा है और वाष्पोत्सर्जन भी ज़्यादा हो रहा है तो पानी ये ज़्यादा खींचेगा कि नहीं खींचेगा, अगर ज़्यादा खींचेगा तो पोषक तत्व वो भी घुल के पानी के साथ आएंगे कि नहीं आएंगे पौधे के। तो यह ह्यूमिडिटी है, ये पोषक तत्वों को भी क्या करती है, आपके प्रभावित करती है। अब मैं बात करूं कि आपके कीट और रोगों का प्रकोप, कीट और रोगों का काफ़ी इम्पोर्टेंट है। रिलेटिव ह्यूमिडिटी है कई रोग और कई कीट बढ़ा देती है, क्योंकि कई कीट ऐसे होते हैं जिनको अच्छी नमी मिल जाती है तो वो अपनी पॉपुलेशन को क्या करते हैं, बढ़ा लेते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूँ अच्छी ह्यूमिडिटी होगी तो उसके अंतर्गत आप लोगों ने देखा होगा कि आपके पास में रोटी है, रोटी को अगर आप घर के अंदर बारिश के सीज़न में बाहर पटक देते हो तो रोटी के ऊपर फंगस दिखाई देती है ना, जो फंगस दिखाई देती है ना, जैसे आप बोपड़ बोलते हो या फिर आप
कवक वगैरह फंगस ही बोलते हैं ज़्यादातर, है ना, और उसे भूपड़ भी बोलते हैं कई अपन लोकल एरिया के अंतर्गत अगर बात करें तो उसके ऊपर ये आई कैसे, क्योंकि जो आपके उसके ऊपर कवक था उसको फेवरेबल कंडीशन मिली और उच्चतम जो ह्यूमिडिटी थी वो उस टाइम पे क्या रहती है, ज़्यादा रहती है। तो इस वजह से एक बात बताओ, वहाँ पे रोग बढ़ने के चांसेस बढ़े कि नहीं बढ़े? बिल्कुल 100% सर बढ़े। अब कई जीव हैं, बारिश के अंतर्गत आप लोगों को कितने कीड़े मकोड़े अपने उसके लाइट के पास में दिखेंगे, सर्दियों में इतने नहीं दिखेंगे, गर्मियों में भी इतने नहीं दिखेंगे, लेकिन बारिश में इतने कहाँ से आते हैं? क्योंकि सर वातावरण के अंतर्गत ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है, यानी कि जलवाष्प की मात्रा बढ़ जाती है और इससे रोग और कीट भी क्या हो जाते हैं, एक्टिव हो जाते हैं। अब इसके अलावा और एग्जाम्पल की मैं बात करूँ, एक छोटे से एग्जाम्पल की, कि आपके जो 12th की बुक में दिया गया है कि अधिक अपेक्षित आर्द्रता इनके प्रकोप को बढ़ा देती है, किनके? कीट और रोगों को। और इसके अलावा अधिक अपेक्षित आर्द्रता यानी कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी होने के कारण क्या होता है कि रसीलापन, जो आपके जो पौधे वगैरह हैं उनकी पत्तियों में क्या होता है, रसीलापन होता है। उसके साथ ही कवक बीजाणुओं के अंतर्गत भी अंकुरण क्या होता है, जल्दी से होने लगता है, जो मैंने आपको रोटी का एग्जांपल देके बताया ही। जैसे कि आपके आलू हो गया, है ना, चाय का झुलसा रोग हो गया, ब्लाइट रोग हो गया, है ना, ये रिलेटिव ह्यूमिडिटी के कारण ही हो जाता है। एफिड वगैरह का प्रकोप वगैरह है पौधे के अंतर्गत, वो ज़्यादा देखने को मिलेगा ह्यूमिडिटी के कारण। जो हरा तेला जिसे कि अपन जेसिड कहते हैं, उसका भी काफ़ी इफेक्ट देखने को मिलता है। इसके अलावा आपके इन्फेक्शन से होने वाले काफ़ी रोग वगैरह, बीमारियां वगैरह है, वो भी आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो वो किसके कारण हो रही है? वो रिलेटिव ह्यूमिडिटी के कारण हो रही है कि वातावरण के अंतर्गत ह्यूमिडिटी बढ़ रही है तो कीट और रोगों का प्रकोप भी आप लोगों के बढ़ रहा है। अब मैं बात करूँ उपज के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है, कि सर उपज क्या होगी, इफेक्ट कैसे होगी, कि अगर बहुत अधिक या बहुत कम अपेक्षित आर्द्रता होगी, या मैं बात करूँ रिलेटिव ह्यूमिडिटी होगी, तो उसके साथ साथ ही आप लोगों के साथ में क्या होगा, ऋणात्मक आर्द्रता का ऋणात्मक संबंध होता है। किसके साथ में? कि मैं बात करूँ कि यहाँ पे तो क्या आ रहा है, आपकी यील्ड आ रही है, यानी कि उपज आ रही है, और इसका जो आपके क्या होगा, ऋणात्मक संबंध होगा, वो किसके साथ में होगा? आर्द्रता के साथ में। कि आर्द्रता के अंतर्गत कैसे होगा सर, इसका संबंध कैसे होगा कि आर्द्रता से परागण क्या होंगे, कम होंगे, और कीट रोग प्रकोप ज़्यादा बढ़ेगा, तो उससे क्या होगा, आपकी यील्ड कम हो जाएगी। तो मैं बात करूँ कि अगर आर्द्रता कम है तो आपकी यील्ड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। सर कैसे बढ़ जाएगी? कि आर्द्रता कम होगी तो रोग कीट वगैरह क्या होंगे, इसके अंतर्गत कम लगेंगे। इसके साथ ही क्या होंगे कि आर्द्रता कम होगी, परागण वगैरह कम बनेंगे, तो उससे भी यील्ड वगैरह है क्या होगी, इफेक्टिव होगी। तो इन दोनों का अपोजिट चलता है, अपोजिट रिलेशन चलता है। तो ये ध्यान रखना, इन दोनों का ऋणात्मक रिलेशन होता है। ऋणात्मक कैसे? कि एक चीज़ बढ़ेगा दूसरे को इफेक्ट करता है। उपज को भी रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या करती है, आपकी इफेक्ट करती है। अब बात करें कि जलवाष्प का संघनन, जो अपने वातावरण के अंतर्गत जो जलवाष्प पाई जा रही है उसका संघनन कैसे होता है। तो मैंने जलवाष्प तो बता ही दिया कि जलवाष्प है वही अपन उसे क्या कह रहे हैं, रिलेटिव ह्यूमिडिटी। रिलेटिव नहीं, ये ह्यूमिडिटी कहलाती है, क्या? आर्द्रता कहलाती है। कि जो भी अपने वातावरण है उसके अंतर्गत जितने भी जल है जो वाष्प रूप में पाया जा रहा है उसे ह्यूमिडिटी कह रहे हैं। अब होगा कैसे कि जल वाष्प के रूप में तो पाया जा रहा है, अपन ने बोतल निकाली, पानी जल के रूप में बना कि नहीं बना, तो ऐसे ही क्या होता है, जल वाष्प पहले किस में बदलेगा, जल के अंतर्गत बदलेगा, और जल के अंतर्गत बदलता है तो उसके बराबर संघनन होने लगता है, संघनन होने लगता है। तो इसे ही अपन क्या कहेंगे, जलवाष्प का संघनन। यानी कि जो वेपर फॉर्म के अंतर्गत या भाप के रूप के अंतर्गत जल था उसका धीरे धीरे संघनन होने स्टार्ट हो गया, यानी कि इकट्ठा होना स्टार्ट हो गया। अब इसकी वजह से अपने सामने कुछ क्रियाएं देखने को मिलती है। क्या क्रियाएं देखने को मिलती है? कि वायुमंडल में उपस्थित जितना भी जल है वाष्प रूप के अंतर्गत, गैसीय फॉर्म के अंतर्गत है, वो जल तरल के रूप में परिवर्तन होता है, उसे ही अपन क्या कहते हैं, कंडेंसेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? कंडेंसेशन या संघनन कहते हैं। क्या? संघनन या कंडेंसेशन, ये ध्यान रखना। CONDENSATION, कंडेंसेशन। तो ये ध्यान रखना है, यहाँ पे भी दिया गया है ना, ये ध्यान रखना, कंडेंसेशन। तो ये जल वाष्प का संघनन होना, कंडेंसेशन होना, है ना, कंडेंसेशन कहलाता है। अब होता क्या है कि यह जल क्या करेंगे कि अवस्था में परिवर्तन की एक प्रक्रिया है। किसकी अवस्था की प्रक्रिया है? जल की। जल का देखो, पहले जल था, लिक्विड फॉर्म में था, फिर वो गैस के रूप में उड़ा, गैस के रूप में उड़ा तो जल वाष्प बना, जल वाष्प बना तो फिर वापस अगर वो संघनित हुआ और बरसात के रूप में नीचे आ गया तो वो किस रूप में आ गया, वापस तरल के रूप में आ गया। तो यह क्या प्रक्रिया पूरी क्या चल रही है, यह एक सिस्टमेटिक प्रक्रिया
चलती है। तो मैं बात करूँ कि जो कंडेंसेशन है तो ये जल की अवस्थाओं के अंतर्गत क्या कहलाता है, एक परिवर्तन कहलाता है, यानी कि परिवर्तन की प्रक्रिया है, जिसे कि अपन क्या कहते हैं, वाष्पीकरण कहते हैं, इवापोरेशन कहते हैं। इवापोरेशन किसे कहेंगे कि जैसे अपने पास में जल था, जल वाष्प के रूप में उड़ा, जल वाष्प के रूप में उड़ा, फिर संघनित होकर क्या बादल बने, बादल से फिर वापस लिक्विड फॉर्म में बरसात के रूप में क्या हुआ, आपके आ गया नीचे। तो यह एक अवस्था से दूसरी अवस्था में, दूसरी अवस्था से कैसे कि यहाँ पे क्या था, लिक्विड, लिक्विड से गैस, गैस से वापस किस में, लिक्विड के अंतर्गत आ गया। तो यह क्या हुआ, उसकी अवस्थाओं में परिवर्तन आया, किसकी, जल की अवस्थाओं में परिवर्तन आया। और इसी के कारण यानी वाष्पीकरण, इवापोरेशन के द्वारा ही आप लोगों के क्या होता है, ये इफेक्ट होता है। संघनन की क्रिया का वायुमंडल में निहित सापेक्ष आर्द्रता होती है, अपनी रिलेटिव ह्यूमिडिटी होती है, उसके ऊपर निर्भर करता है। अगर इसके अलावा और बात करूँ कि जब वायुमंडल में अगर रिलेटिव ह्यूमिडिटी है ना, सापेक्ष आर्द्रता है, वो अगर 100% होती है, तो उस समय क्या होगा कि वायुमंडल में संतृप्त या सैचुरेटेड एयर होती है। कि अगर अपन बोलेंगे कि अगर 100% रिलेटिव ह्यूमिडिटी है, तो वायुमंडल के अंतर्गत जो आपके एयर की अवस्था होगी वो क्या होगी, सैचुरेटेड होगी या संतृप्त होगी। ठीक है, जो अपन ने फॉर्मूले में पहले ही बात कर ली। तो संतृप्त वायु किसे कहेंगे, जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है वो क्या होगी, आपकी 100% होगी। अब नेक्स्ट बात करते हैं ओस या ड्यू। ओस किसे कहते हैं या ड्यू किसे कहते हैं। ड्यू किसे कहेंगे कि धरातल के निकटतम जो वायुमंडल में उपस्थित जल वाष्प के प्रत्यक्ष संघनन द्वारा मुख्यतः रात्रिकालीन विकिरण द्वारा शीतकाल के अंतर्गत, जो सर्दियों के अंतर्गत हुए धरातल पर संचित जल की बूंदों को ओस कहते हैं। तो सर ये तो आपने पता नहीं कौन सी महाभारत रामायण गा दी। तो मैं अब इसको आसान भाषा में समझाऊं आप लोगों को कि अगर मैं बात करूं कि अपन ड्यू किसे कहते हैं या ओस किसे कहते हैं। ओस क्या है, तो ओस क्या होगी कि जो धरातल है, अपनी जो मिट्टी है, धरातल है, उसके निकट के अंतर्गत, जो आसपास के अंतर्गत जो वातावरण पाया जा रहा है ना, वायुमंडल पाया जा रहा है, इसके अंतर्गत जो जितने भी उपस्थित है ना जलवाष्प है, क्या है, जलवाष्प, जो इसके अंतर्गत उपस्थित जितना भी जलवाष्प है, क्या होगा, जलवाष्प है, ये प्रत्यक्ष क्या होगा, संघनित होगा। संघनित मतलब कि वापस वो जुड़ जाएगा, कंडेंसेशन इनके अंतर्गत हो जाएगा, और ये जलवाष्प है एक दूसरे से क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। और यह मुख्यतः कब जुड़ेगा, रात के समय में। कब, रात के समय में। और अगर सर्दियों का टाइम है तो उस टाइम पर ही जल की बूंदों के रूप के अंतर्गत आपके नीचे धरातल पर देखने को मिलती है। यही आप लोगों की क्या कहलाती है, ओस कहलाती है। तो हाँ सर, अब समझ में आ गया कि सर्दियों के अंतर्गत हम सुबह उठते हैं तो धरती के ऊपर, धरातल के ऊपर या पत्तियों के ऊपर कई बार हमें बूंदें दिखाई देती है, दीवार के ऊपर बूंदें दिखाई देती है। क्या सर वही ओस है? बिल्कुल दोस्तों, मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि वही दोस्त कि वही आप लोगों की क्या कहलाती है, ड्यू या ओस कहलाती है। कि वायुमंडल के अंतर्गत क्या होगा कि धरातल के जो निकटतम वायुमंडल है उसमें उपस्थित जो जलवाष्प है वो क्या होगा, प्रत्यक्ष रूप से संघनित होकर, है ना, और रात के टाइम पर विकिरणों द्वारा या जो टेम्परेचर कम हुआ है उसके कारण धरातल के ऊपर वो बूंदों के रूप में संचित हो जाता है। उसे अपन क्या कहते हैं, ओस कहते हैं। अब बात करें कि ओस से पौधे व भूमि को क्या मिलती है, आपके नमी मिलती है। क्या मिलेगी, अगर ये वाष्प के रूप में आएगा तो अगर वहाँ पे एक बात बताऊँ, नमी आएगी कि नहीं आएगी, नई नई बूंदें बनेगी कि नहीं बनेगी, बिल्कुल बनेगी सर। वहाँ पे पानी की पूर्ति होगी कि नहीं होगी, बिल्कुल होगी सर, है ना। तो अब ये समझ में आ गया। अगर मैं बात करूँ कि ओस से पौधों को नमी की प्राप्ति होगी, अगर यह सामान्यतः क्या अक्टूबर माह में इस नमी के द्वारा दिन में खेत में जुताई करके, और अगर प्रातः सूर्योदय से पूर्व अगर पाटा लगा देते हैं तो जिससे नमी संरक्षित हो सकती है। अधिक ओस वाले क्षेत्रों में रबी में सरसों व चने में बारहनी फसलें सफलतापूर्वक की जा सकती है। कि भैया आपको इरिगेशन करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। क्या करोगे आप कि अगर नमी आपके धरती के ऊपर, नमी या ओस की बूंदें आ गई, बिल्कुल आ गई सर। अब अपन क्या करेंगे, अक्टूबर नवंबर दिसंबर के अंतर्गत ये ज़्यादा देखने को मिलती है। तो अपन क्या करेंगे, अक्टूबर महीने में क्या करेंगे, अगर इसको जुताई कर देंगे, क्या कर देंगे, जुताई कर देंगे। जुताई कर देंगे तो वो नमी की बूंदें अगर इस मिट्टी में जाएगी कि नहीं जाएगी, नमी की बूंदें जाएंगी या पानी जाएगा तो उसके अंतर्गत नमी बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, बिल्कुल सर बढ़ेगी। तो जुताई करने के बाद में सुबह उठते अपन इस पर क्या लगा देंगे, पाटा लगा देंगे। पाटा लगा देंगे तो वो नमी संरक्षित होगी कि नहीं होगी, बिल्कुल सर होगी। कि सर इस नमी से क्रॉप उगाई जा सकती है, बिल्कुल उगाई जा सकती है। जो बारानी क्षेत्र है वहाँ पर रबी के अंतर्गत सरसों व चने की खेती ओनली इनके द्वारा भी करी जा सकती है। लेकिन कुछ सिंचाई की जरूरत पड़ती है, 100% इसके ऊपर निर्भर नहीं रहती, लेकिन काफ़ी हद तक क्या होता है, इनका इफेक्ट देखने को मिलता है। या वाष्प के अंतर्गत, वाष्प से आप लोगों के काफ़ी जो जल की कमी है वो दूर हो जाती है।
चलिए ओस के बारे में यहाँ पे काफ़ी शानदार दिया गया है कि रात में धरातल के पास जल वाष्प का संघनन ही क्या कहलाता है, आपके ओस कहलाता है। ये ठंडी सतह होती है, जल वाष्प होता है, ओस की बूंदों में परिवर्तन हो जाता है। कृषि के लिए लाभ कैसे होगी, ओस व पौधे की भूमि को थोड़ी थोड़ी नमी मिल जाती है जिससे पौधे ग्रोथ कर पाते हैं। बात करें कि इसका महत्वपूर्ण तथ्य क्या है, ठंडी रातों में सतह पर तापमान घटने पर ड्यू बनने लगती है, यानी कि बूंदे बनने लगती है। ड्यू बनने की संभावना है, ओस की संभावनाएं होती है, जो कि आप यहाँ पे चित्र के माध्यम से भी समझ सकते हो। अब 3 टर्म आती है आप लोगों के पास में, कोहरा, धुंध और स्मॉग। कोहरा क्या है, धुंध क्या है, स्मॉग क्या है, तो ये तीनों चीज़ें अलग अलग है। कोहरा किसे कहेंगे, धरातल के पास में जल कणों का जो जल वाष्प के रूप में कण है वो अपनी सदृश्यता कम करने वाली स्थिति है, यानी कि इसमें अपने को दूर तक दिखाई नहीं देगा। क्या दिखाई नहीं देगा, दूर तक दिखाई नहीं देगा। तो यह फसलों के प्रकाश कम मिलेगा और फोटोसिंथेसिस की क्रिया क्या होती है, फॉग के द्वारा प्रभावित होती है। अब धुंध किसे कहेंगे सर, कोहरे से कम संघनित होता है, यानी कि कोहरे के अंतर्गत तो बिल्कुल ही दिखाई नहीं देगा, यानी कि थोड़ा कम दिखाई देगा, लेकिन इसके अंतर्गत, इसकी तुलना के अंतर्गत थोड़ा क्या होगा, ज़्यादा दिखाई देगा। इसके अंतर्गत हल्का सा थोड़ा क्या होगा, ज़्यादा दिखाई देगा। कोहरे में बिल्कुल दिखाई नहीं देगा, लेकिन धुंध में थोड़ा बहुत दिखाई देगा। कोहरे से कम क्या होगा, संघनित होगा। जल कणों का वाली हल्की धुंध होगी, यानी कि इसके अंतर्गत जो संघनित रूप होगा वो थोड़ा कम होगा। अक्सर सूरज निकलने पर जल्दी ही कम हो जाती है, जो अपन सूरज निकलता है और फिर धीरे धीरे धुंध क्या हो जाती है, चली जाती है। लेकिन कोहरा कई कई बार अपने पूरे दिन भर बना रहता है, तो कोहरे के अंदर विजिबिलिटी कम होगी, धुंध के अंतर्गत विजिबिलिटी थोड़ी क्या होगी, आप लोगों के ज़्यादा होगी। स्मोक की बात करें, स्मोक के अंतर्गत क्या होगा कि धुआं होगा, धुआं के कण होंगे और उसके साथ में ही जो वाष्प के कण हैं, जो जल वाष्प के कण हैं, वो एक दूसरे के कांटेक्ट में आएंगे और दोनों क्या बना लेंगे, कांटेक्ट बना के, और एक संघनित रूप हो जाएगा कि जो कल कारखानों से अगर धुआं निकल रही है तो धुआं आ गई, इधर से धुआं आ गया और इधर से जल वाष्प है जो बूंदों के रूप में है, ये दोनों मिलके एक क्या कर लेंगे, अणु का निर्माण कर लेंगे, और इससे ही अपन क्या कहते हैं, स्मोक कहते हैं। इसकी विजिबिलिटी भी थोड़ी कम होती है, लेकिन यह आपके शहरी या औद्योगिक क्षेत्र से जुड़ा हुआ प्रदूषण से संयोजित होकर बनता है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अब बात करें कि पाला क्या होता है, तो पाला तो आप लोगों ने देखा होगा कि जब आप लोगों के पौधे होते हैं, वो आसपास के पौधे हैं, वो क्या होते हैं, तापमान बहुत नीचे चला जाता है तो पौधे क्या हो जाते हैं, पीला पड़ना स्टार्ट हो जाते हैं, वो जल जाते हैं। उसे ही अपन क्या कहते हैं, पीला कहते हैं, सॉरी फ्रोस्ट कहते हैं या पाला कहते हैं। इसकी डेफिनेशन की बात करूँ कि अगर यदि 0 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास या उससे नीचे नीचे जाती है तो चिल्लिंग इंजरी हो जाती है, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास में नीचे ठंड में पौधे की सतह पर बर्फ़ के छोटे छोटे कण बनना, वही क्या कहलाता है, आपके फ्रोस्ट या पाला कहलाता है। पाले के नुकसान क्या है, ये कोशिकाओं के अंतर्गत क्या हो जाता है, बर्फ जम जाती है और इससे कोशिकाएं फटने लग जाती है, तो इससे पौधा जल जाता है। कौन सी संवेदनशील है, फूल फल बनने वाली फूल और फल बन रही है या कोमल फसलें हैं, वो अधिक क्या होती है, पाले से प्रभावित होती है। संभावना कब है कि पाला कब पड़ सकता है सर, पाला जब पड़ेगा दिन एकदम साफ हो, आसमान एकदम क्या हो, साफ हो और शांत हो, हवाएं ठंडी चले रातों के अंतर्गत, तब उस अवस्था के अंतर्गत पाला पड़ने की संभावनाएं क्या होती है, आपके ज़्यादा होती है। अब मैं बात करूँ कि पाले की, अपन ने बात कर ली कि हाँ सर कि पाला पड़ रहा है वो रात के टाइम पे पड़ रहा है, और कब पड़ रहा है, जब आप लोगों के 0 डिग्री के आसपास में तापमान होता है, उसे ही कहते हैं। लेकिन अगर 0 के ऊपर पहुंच गया तो उसे अपन फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। रात के टाइम पे अगर 0 के ऊपर पहुंच गया ना तो उसे अपन क्या कहते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। इसका विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। जैसे कि अपन बात करेंगे शीतकाल में क्या होता है कि दिन दोपहर से पहले ही ठंडी हवाएं चलने लग जाती है, शाम के बाद हवाएं चलना क्या हो जाए, बंद हो जाए, और आसमान भी क्या हो, एकदम साफ दिखाई दे, और शांत और दीर्घ अवधि तक अपने रात के समय के अंतर्गत जब तापमान होता है वो फ्रीजिंग पॉइंट पे पहुंच जाए, यानी कि 0 के नीचे आ जाए, क्या आ जाए, 0 के नीचे आ जाए, तो ऐसी स्थिति के अंतर्गत आपके पाला पड़ने की संभावनाएं क्या होती है, अधिक होती है। अगर इसकी वनस्पतियों के लिए अगर मैं बताऊं तो क्या होगा, पाला पड़ना हानिकारक होता ही है। तो पाले के कारण क्या होगी, आपकी कोशिकाएं हैं वो मध्य से तरल क्या हो जाएगा, जो लिक्विड है वो भी क्या हो जाएगा, आपका जम जाएगा, जिससे कोशिकाएं क्या हो जाएगी, फट जाएगी, और उससे पौधे की क्या हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी। इसके अलावा अगर कोशिकाओं का जो जीव द्रव्य पाया जाता है, कोशिका होती है, कोशिका के अंतर्गत जो भी जीव द्रव्य वगैरह है वो जमाव बिंदु के कारण जम जाता है, और बर्फ का आयतन क्या हो जाता है, पानी की तुलना में अपेक्षाकृत अधिक होने के कारण कोशिका भित्ति भी क्या हो जाती है, इससे आपकी फट जाती है। तो आपकी भित्ति फट जाएगी तो उससे कोशिका क्या हो जाए, मर जाएगी, और मर जाएगी तो पौधा भी आपका, फसल क्या हो जाएगी, खराब
हो जाएगी। अगर ये सामान्यतः देखने को मिलती है आपके दिसंबर से लेकर जनवरी के महीने में, यानी कि दिसंबर जनवरी के अंत के महीने में क्या होंगी, आपके पाला पड़ने की संभावनाएं क्या होती है, ज़्यादा होती है। और अधिकांशतः अपने क्या होता है कि जो रबी फसलें हैं उसके पुष्पन के समय या फलियां बनते समय इस अवस्थाओं के अंतर्गत काफ़ी प्रभावित होती है, जिससे क्या होता है कि अपने प्रोडक्शन के अंतर्गत भी कमी देखने को मिलती है। क्या देखने को मिलेगी, प्रोडक्शन में कमी देखने को मिलेगी। इसके अलावा और भी अगर अपनी फसलें हैं जो पाले को प्रभावित करती है, तो वो फसलें हैं कौन कौन सी है, इसका काफ़ी एग्जाम्पल पूछा जाता है। तो पाले से प्रभावित वाली फसलें हैं जैसे कि आपकी अरंडी हो गई, तंबाकू हो गया, टमाटर हो गया, जीरा हो गया, कपास हो गया, सौंफ हो गया, है ना। इनका ध्यान रखना, अरंडी, तंबाकू, टमाटर, जीरा, कपास, सौंफ, ये फसलें क्या होती है, पाले से अधिक प्रभावित होती है। क्या होती है, पाले से अधिक प्रभावित होती है और यह संवेदनशील होती है। अब पाले से बचने के उपाय, अब पाले से बचने के उपाय क्या क्या है। पाला रोधी किस्में लगाए कि जिसके अंतर्गत अपने पाला नहीं लगे, जैसे कि सरसों, चना, टमाटर, ये कई स्थानों के ऊपर क्या होंगे कि इनके अंतर्गत पाला पड़ने की संभावनाएं ज़्यादा हैं। तो इनके लिए अपन क्या करेंगे कि ऐसी फसल का चुनाव करेंगे जिनके ऊपर पाले का प्रभाव नहीं पड़े। तो सर ऐसी फसलें कौन कौन सी है ना। तो कुछ एग्जाम्पल्स आपके 12th की बुक के अंतर्गत दिए गए हैं, सॉरी 11th की बुक के अंतर्गत दिए गए हैं, तो उनका ध्यान रखना। इसके अंतर्गत जैसे कि चने की है पूसा 212, पूसा 212 ये किसके लिए है, ये आपके पाले से बचाने के लिए है। कौन सी, पूसा 212। अगर ऐसे ही पूसा 212 किसकी है, चने की है। इससे ही अगर एक और मैं बात करूँ कि तुरई, जो आपकी तोरियों है ना, क्या है आपकी तोरियां हैं, उसकी भी एक वैरायटी आती है भवानी। कौन सी, भवानी। ये भी आप लोगों के क्या है, फ्रोस्ट या पाले से बचाने वाली वैरायटी है। और ऐसे ही अगर आलू की मैं बात करूं तो कुफरी सीतमान हो गई, है ना, कुफरी देवा हो गई। तो कुफरी जितनी भी वैरायटियों के नाम के आगे लगे वो सभी की सभी किसकी होती है, आपके आलू की होती है, ये ध्यान रखना है ना, आलू की होती है। तो कुफरी सीतमान हो गई और कुफरी देवा हो गई, ये किस्में भी कौन सी होती है, आपके पाले रोधी यानी पाला प्रतिरोधी किस्में होती है। तो ये इन वैरायटियों का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। तो अपन बचाव कैसे करेंगे, पाला प्रतिरोधी किस्मों का अपन क्या करेंगे, चुनाव करेंगे। दूसरा क्या कर सकते हैं, अपन हल्की सिंचाई कर सकते हैं। अब रात को क्या करेंगे कि अपन पाला पड़ने से पहले, यानी कि पाला पड़ने की संभावना लगे कि आज की रात को पाला पड़ने की संभावना है, मौसम एकदम साफ है, ठंडी हल्की हल्की हवाएं चल रही है ना, तो पाला पड़ने की अगर संभावनाएं लगे तो उस अवस्था के अंतर्गत अपन क्या कर देंगे, खेत के अंतर्गत हल्की सिंचाई कर देंगे। क्या कर देंगे, हल्की सिंचाई कर देंगे। तो सर हल्की सिंचाई करने से क्या होगा, तो हल्की सिंचाई करने से तापमान के अंतर्गत कितना होगा, लगभग 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 2 डिग्री सेंटीग्रेड तक तापमान फसल का क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। और अगर पर्याप्त नमी होगी तो पाला भी क्या होगा, हानि होने की संभावनाएं क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी, या पाला कम पड़ेगा। अगर टेम्परेचर ही बढ़ गया तो बताओ पाला पड़ेगा क्या, बिल्कुल सर नहीं पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करूं कि धुआं करना, अगर धुआं करेंगे तो उससे भी सर पाले से बचाया जा सकता है। सर वो कैसे बचाया जा सकता है धुआं करके, और रात को बैठेगा कौन खेत के अंतर्गत धुआं करने के लिए। तो मैं बात करूं कि खेत की जो मेड़े वगैरह हैं उनके आसपास के अंतर्गत अपन क्या करेंगे कि जो घास फूस वगैरह है, यानी कि जैसे कि अपना ये कोई खेत है और खेत के अपन मेड़ के आसपास के अंतर्गत, और मुख्यतः ध्यान रखना है इसका, उत्तर और पश्चिमी, ये उत्तर पश्चिमी एरिया के अंतर्गत ही करना है। ज़्यादातर पाला इस एरिया से ही गिरता है ना, इसका भी ध्यान रखना। आगे टॉपिक आएगा उसमें मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा, है ना। तो जो आप लोगों के उत्तर पश्चिमी एरिया के अंतर्गत जितनी भी जो आपके मेड़ वगैरह है वहाँ के आसपास में घास, कूड़ा कंकड़ वगैरह, है ना, कूड़ा कचरा वगैरह है, वो इकट्ठा कर लेंगे और अपन उसको जला देंगे और उससे क्या हो जाएगी, धुआं हो जाएगी। अब वातावरण के अंतर्गत अगर धुआं होगी, नमी होगी, तो अगर धुआं करने से क्या होगा कि जो आपके जले हुए क्रूड ऑयल फाइबर वगैरह हैं, है ना, तो वो क्या होगा कि जो यहाँ का टेम्परेचर है वो गिरने से थोड़ा कम हो जाएगा, वहाँ धुआं बनी रहेगी तो टेम्परेचर भी बना रहेगा। तो धुआं करने से भी, पाला पड़ने से अपन क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं। नेक्स्ट बात करें गंधक का छिड़काव करके, यानी कि H2SO4 का छिड़काव करेंगे, H2SO4 गंधक का छिड़काव करेंगे। कब करेंगे सर, वो तो सर हम छिड़काव कर देंगे, लेकिन इसकी मात्रा बताओ जो कि हर एग्जाम में पूछी जाती है। तो वो मैं बताऊँ कि 0.1%। अब सर ये 0.1% कितना है, कि अगर मैं बात करूँ कि 1000 लीटर है, कितना, 1000 लीटर के अंतर्गत लगभग 1 लीटर गंधक का अम्ल क्या करते हैं, अपन घोलते हैं और फिर इसको क्या करते हैं, छिड़काव करते हैं। तो जैसे कि गेहूं वगैरह हो गया, सरसों, जीरा, मटर आदि फसलों के अंतर्गत पाले से बचाने के लिए अपन इसका यूज़ करते हैं।
अब कितना प्रतिशत यूज़ लेते हैं सर? 0.1% का। ध्यान रखना, काफ़ी बार पूछा जाता है कि पाले से बचाने के लिए H2SO4 का, या अपन बात करें कि गंधक के अम्ल का प्रयोग किया जाता है, वो कितना प्रतिशत? 0.1% पूछा जाए तो 1000 लीटर के पानी के अंतर्गत 1 लीटर जिंक यानी कि अपन गंधक के अम्ल का अपन प्रयोग घोलकर इसका छिड़काव करेंगे पौधे के ऊपर, तो पाले से बचाया जा सकता है। ठीक है सर। अपन ने बात की सरसों, जीरा, मटर आदि के अंतर्गत इसका छिड़काव करके अपन पाले को क्या कर सकते हैं? बचा सकते हैं। पाले से बचा सकते हैं गंधक का अम्ल का छिड़काव करके, फसल को पाला गिरने से रोका जा सकता है। इसके साथ ही पौधे के अंतर्गत जो गंधक है यानी कि जिंक है, पौधे के अंतर्गत जो आप लोगों के क्या होगा? जिंक। किसके? जिंक। जिंक और इसके अलावा आयरन। जिंक और आपके आयरन की उपलब्धता को भी बढ़ाकर भी फसल को जो आपके डिजीज़ रेजिस्टेंट बनाया जा सकता है, यानी कि अगर रोग वगैरह है उनको रेजिस्टेंट बनाया जा सकता है अगर जिंक की और आयरन की अपन उपलब्धता या उसकी क्वांटिटी को बढ़ाकर। तो ये भी ध्यान रखना आप लोगों को। और गंधक के अम्ल का ये हर एग्जाम में पूछा जाता है, ध्यान रखना। 0.01% अम्ल का क्या करेंगे? अपन छिड़काव करेंगे। 0.01%, क्या? 0.1%, 0.01 नहीं करना है ना। तो ये ध्यान रखना, कई बार डिजिट के अंतर्गत उग चुका हो जाता है एग्जाम्पल, जो ऑप्शंस हैं वो काफ़ी क्लोज हो जाते हैं। 0.1%, क्या? 0.1%, ये ध्यान रखना। 0.1% का H2SO4 का अपन छिड़काव करते हैं, किसके लिए? गंधक का अम्ल का छिड़काव करते हैं, किसके लिए? अपन पाले के बचाव के लिए, या छाया या कवर करके। अब छाया या कवर करके क्या करेंगे? छोटे पौधे, जो ज़्यादातर छोटे पौधे वगैरह होते हैं, विशेषकर जो नर्सरियों के अंतर्गत छोटे छोटे पौधे वगैरह होते हैं, तो उनको अपन क्या करेंगे? या तो अपन छाया कर देंगे या ग्रीन शेड वगैरह अपन लगा देंगे। इसके अलावा अपन क्या करते हैं? बोरिया या टाट वगैरह कुछ लगा करके या पॉलीथीन से ढककर भी अपन क्या कर सकते हैं? पाले से बचा सकते हैं। अब मैं बात करूँ कि लास्ट ऑप्शन की, कि बुआई के समय का समायोजन करके, यानी कि बुआई का समय है उसमें क्या तरीका अपनाएं जिससे कि पाले का जोखिम कम हो जाए। तो उसकी अगर मैं बात करूँ कि जो आलू हो गया, चना हो गया, मटर हो गया, सरसों हो गया आदि की फसल की बुआई के समय के इस प्रकार समायोजित करना कि पाले की पड़ने की अधिकांश संभावना को अपन क्या कर सकें? कम कर सकें। तो उसके लिए अपन क्या करेंगे? मध्य दिसंबर से मध्य जनवरी तक फसलों के निषेचन होकर फलियां बन जाए, यानी कि अपन कोशिश करेंगे कि दिसंबर जनवरी के अंतर्गत पाला गिर रहा है तो वहाँ तक आते आते वहाँ पर बालियाँ क्या हो जाए? स्टार्ट हो जाए। उसके अंतर्गत जो आपके फलियाँ हैं वो क्या हो जाए? बनना स्टार्ट हो जाए। तो उस टाइम पे क्या होगा कि पाला पड़ने की संभावनाएं थोड़ी क्या हो सकता है? बचा जा सकता है या कम की जा सकती है। तो ये सभी पॉइंट समझ में आएंगे कि पाले से बचाने के उपाय। कैसे पाले से बचाएंगे? पाला प्रतिरोधी किस्में अपन लगा सकते हैं। पाला प्रतिरोधी किस्में तोरिया की, जैसे कि आपको मैंने बताई, चने की बताई, है ना। तो इनका विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। अगर एग्जाम्पल के तौर पर आप लोगों से मैं पूछूं कि जो पाले से बचाने के लिए अपन कौन कौन सी वेराइटियों का यूज़ करेंगे, तो चने की बताई मैंने पूसा 212 याद रखना, तोरिया की बताई भवानी वो ध्यान रखना, आलू की बताई मैंने आपको कोफरी सीतमान और कोफरी देवा दोनों वेराइटियों का ध्यान रखना, तो वो यूज़ कर सकते हैं पाले से बचाने के लिए फसल को। हल्की सिंचाई करके भी पाले से फसल को बचाया जा सकता है, धुआं करके भी पाले से बचाया जा सकता है, कवर करके भी, जो भी आपकी नर्सरियाँ वगैरह हैं उनको जनरली छाया या कवर करके ही अपन बचाते हैं। गंधक का इस्तेमाल करके, गंधक अम्ल होता है उसका 0.1% का छिड़काव करके अपन क्या कर सकते हैं? पाले से बचा सकते हैं। बुआई के समय में परिवर्तन करके भी अपन पाले से बचा सकते हैं। अब मेघ या फिर बात करें क्लाउड्स की, तो बादल किसे कहते हैं? तो बादल किसे कहते हैं इसकी बात करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं दोस्तों कि यह बात करेंगे अपन कल की क्लास में। कि कब बात करेंगे? कल की क्लास में बात करेंगे बादल कितने प्रकार के होते हैं, बादल कैसे बनते हैं, कौन कौन से बादल हैं, है ना। कल की क्लास में बात करेंगे। आज की क्लास पहले ही काफ़ी लंबी हो चुकी है, तो आज मैं क्विकली रिविज़न करवा देता हूँ एक बार आप लोगों का, ताकि क्विकली रिविज़न हो जाएगा तो पूरा जो अपनी क्लास थी उसका सारांश आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तो क्विकली रिवीजन करते हैं अपन कि तापमान है, तापमान की 3 सीमाएं थी, या तो मिनिमम होगा या ऑप्टिमम होगा या मैक्सिमम होगा। ठीक है सर, हमने बता दिया था कि पौधे की ऑप्टिमम टेम्परेचर होगा तभी ज़्यादा ग्रोथ कर पाएगा। ठीक है, अगर Q10 था, Q10 बताया था कि मैंने 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर जैविक क्रियाएँ क्या होती है, गति के अंतर्गत बदलाव आ जाता है या दुगनी तेजी से वो जैविक क्रियाएँ होने लगती है, उसे अपन Q10 कह रहे थे। बिल्कुल सर। रिलेटिव ह्यूमिडिटी किसे कह रहे थे सर? कि वास्तविक जलवाष्प है और ग्रहण करने की क्षमता है, गुणा 100 से कर रहे थे तो अपनी रिलेटिव ह्यूमिडिटी आ रही थी। रिलेटिव ह्यूमिडिटी को प्रदर्शित किससे करते हैं सर? प्रतिशत से कर रहे थे। ठीक है सर, हो गया।
इसके अलावा कंडेंसेशन था, जल वाष्प से जल बनना, यानी कि वाष्प जो जल था वो वाष्प रूप में पाया जा रहा है और उनका ही इकट्ठा होकर बूंदों के रूप में आना, ये जल का कंडेंसेशन ही कहला रहा था। बिल्कुल सही है सर। ड्यू किसे कहते हैं? धरातल के ऊपर जो बूंदों का संघनित होकर आना, ये क्या कहला रहा था? आपका ड्यू कहला रहा था, या इसे ओस कहते हैं। फॉग की बात करें तो दृश्यता थोड़ी कम होगी और जल कणों की स्थिति क्या रहेगी? वाष्प कम ज़्यादा रहेगी। मिस्ट किसे कह रहे थे? फॉग के अंतर्गत जो आपकी विजिबिलिटी रहेगी वो थोड़ी कम रहेगी, लेकिन मिस्ट के अंतर्गत थोड़ी ज़्यादा रहेगी, है ना। और संघनन थोड़ा क्या रहेगा? इनके अंतर्गत पानी का कम रहेगा। स्मोक किसे कह रहे थे? स्मोक के अंतर्गत जो आपके कल कारखानों से धुआं निकल रहा था प्लस जो जलवाष्प के कण थे एक दूसरे को मिलाकर बना रहे थे, उसे स्मोक कह रहे थे। इसकी विजिबिलिटी भी थोड़ी कम थी। सर फ्रोस्ट या पाला किसे कह रहे थे? तो अत्यधिक ठंडा या बर्फीले कणों का निर्माण होना, यानी कि जो फसल के अंतर्गत 0 डिग्री के लगभग अगर तापमान हो रहा था उसके कारण जो भी पौधे के अंतर्गत जल वगैरह था वो बर्फ़ के रूप में परिवर्तन होना, वही क्या कहला रहा था? पाला पड़ना। और जिसके कारण जो भी कोशिकाओं में जल था वो बर्फ़ के रूप में चेंज हो रहा था, जिससे कोशिका भित्ति फट रही थी और उससे अपना पौधा क्या हो रहा था? मर रहा था। ठीक है। अब बात करेंगे क्लाउड की अपन नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत बात करेंगे। आपके लिए 5 क्वेश्चन हैं, वन लाइनर तगड़े। कि क्वेश्चन नंबर 1 है कि फसल की अधिकतम वृद्धि किस तापमान पर होती है? तो आप जरूर आंसर दीजिएगा कि फसल की अधिकतम वृद्धि जो खरीफ और रबी दोनों फसलों के लिए बताना है। क्वेश्चन दूसरा बताना है कि RH का पूरा नाम क्या है ना। अपन ने काफ़ी बार बताया था। स्मोक और फोग मिलकर क्या बनाते हैं? जल वाष्प का जल में, यानी जल वाष्प का जल में बदलना क्या कहलाता है? बहुत ठंड से बचाने वाली बर्फीले कण क्या कहलाता है? तो इन पांचों क्वेश्चनों के आप लोगों को आंसर देने हैं। तो आई होप आप लोगों को आज की क्लास पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, शेयर करना है और कमेंट करके बताना है कि आपको ये सीरीज़ कैसी लग रही है। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ।